नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी की खास पेशकश। और आज का विषय है कल, आज और कल। कल यानी वो कल जब हम डायबिटीज से दूर थे, कोलेस्ट्रॉल से दूर थे, मोटापे से दूर थे, कैंसर जैसी बीमारियों से दूर थे। लेकिन आज ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है और डॉक्टर्स ने इसका नाम दे दिया है लाइफ स्टाइल डिजीज। सुनने में अच्छा लगता है। हर बड़े शहरों में एक निश्चित उम्र के बाद वो अपने घर से खाने का टिफिन और दवाई का मिनी टिफिन लेकर साथ चलते हैं। दूसरी तरफ कल बड़े परिवार थे, मोहल्ले थे। किसी मोहल्ले में जाकर किसी का नाम पूछ लीजिए, उस मोहल्ले में रहने वाले का आपको उस अमुक व्यक्ति के घर तक पहुंचा के आता था वो व्यक्ति जिससे आपने नाम पूछा था। कोई भी बच्चा कोई शैतानी से करने से डरता था, उस शैतानी से जिससे उसको घर पर डांट पड़ सकती हो। चाहे वो कंचे खेलना हो या गुल्ली डंडा, जिससे हमें डांट पड़ती थी, हम बचते थे कि कहीं उस मोहल्ले का कोई बड़ा व्यक्ति, भैया, चाचा या ताऊ के उम्र का उधर से गुजर जाता था और उसके सामने उसकी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन आज आपसे किसी पड़ोसी का एड्रेस भी पूछ लें तो आपको पता नहीं होता। कहीं पार्टीज में वर्षों बाद पता चलता है, ओह गोयल साहब, आप तो हमारे पड़ोसी निकले। आज बच्चों को मोहल्ले का तो छोड़िए साहब, घर में भी किसी का डर नहीं है। और आने वाले कल में क्या परिस्थितियां बनेंगी, कैसी होंगी स्वास्थ्य समस्याएं, कैसी होंगी सामाजिक परिस्थितियां, कैसी होंगी सांस्कृतिक परिस्थितियां, इन्हीं पर चर्चा करने के लिए आज हमने आमंत्रित किया है डॉक्टर अंशुमन कुमार जी को। आज डॉक्टर अंशुमन कुमार जो डायरेक्टर हैं, चीफ कैंसर सर्जन है धर्मशिला कैंसर हॉस्पिटल दिल्ली में। डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय जनरल सेक्रेटरी हैं अखिल भारतीय विद्युत परिषद में। रत्नेश पाठक जर्नलिस्ट हैं, फिजिशियन हैं एंड रिलीजियस एंथ्रोपोलॉजिस्ट। और उसके साथ साथ सीए वीरेंद्र कुमार गोयल जो टैक्स कंसल्टेंट इंजीनियर हैं आज एनजीओ के। आप सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर मार्क अभी हमारे साथ नहीं जुड़े, वो भी थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। धन्यवाद जी। सबसे पहले मैं कामेश्वर जी आपके पास आना चाहता हूँ आपसे। सिचुएशन अभी उस समय बन गई है, हम देख रहे हैं कि हम कोरोना से हमारा सारा देश ये नहीं पूरा का पूरा विश्व संक्रमित है। ये सिचुएशन, क्योंकि आप एक अच्छे ज्योतिषविद हैं, तो ये क्या जो परिस्थितियां बनी, क्या जो ज्योतिष में हम लोग नहीं समझ पाए, हम इनको नहीं पकड़ पाए, या ज्योतिष में कहीं ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा कोई गणित है कि सभी के सभी लोग, पूरा देश नहीं पूरा विश्व अपने अपने घरों में कैद होकर रह जाएगा 1.5-2 महीने? आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग इस समय एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर आज वार्ता के लिए उपस्थित हुए हैं जो संपूर्ण विश्व को प्रभावित किए हुए है। वस्तुतः 2019 के दिसंबर मास से कोरोना का जो आरंभ हुआ चीन के एक शहर के द्वारा, और वहां से जो उसका विस्तार हुआ संपूर्ण पृथ्वी पर, तो हम सभी एक प्रत्यक्ष दृश्य देख रहे हैं कि 2019 के दिसंबर से लेकर और आज तक पृथ्वी के सारे मानदंड बदल चुके हैं। मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन आ गया है। नवंबर 2019 तक जो हमारा व्यवहार चल रहा था, तो हम भाग दौड़ में लगे हुए थे, विकास बाद की जो एक अवधारणा संपूर्ण पृथ्वी पर व्याप्त थी, वो सारी इसी तरह से रखी रह गई और मनुष्य अपने को बचाने इस समय उद्यत है, लगा हुआ है। पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो अपने को बचाने में न लगा हुआ रहे थे, सक्रिय थे, आज अपने को बचाने के लिए लगे हुए हैं। ये
कल हमारी जो स्वतंत्रता जो हौसला था वह एक कमरे में एक फ्लैट के भीतर एक बाध्य करता है। ये अद्यतन है, ये बाद ऐतिहासिक रूप से है, जिसके सारे एविडेंस उपलब्ध हैं। यानी 5120 वर्ष पहले से लेकर आज तक ऐसी कोई घटना नहीं घटित हुई थी जिसमें पृथ्वी के समस्त मनुष्य भयभीत होकर के अपने अपने घरों में शरण लिए हुए हो। आज हम भयभीत होकर के अपने को बचाने के लिए अपने घर में सुरक्षित बैठे हुए हैं। ये पहले होता था, लेकिन पृथ्वी के किसी एक खंड विशेष में होता था। डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय, मेरा प्रश्न ये है, क्या ज्योतिष शास्त्र में वर्णन नहीं मिला? क्या हम इसको कैलकुलेट नहीं कर पाए कि ऐसा कोई संक्रमण आने वाला है कि देश ज्योतिष शास्त्र में इसका वर्णन था। और मैं व्यक्तिगत रूप से एक बात करता हूं कि श्री श्री अरविंद ने बहुत पहले इसका उल्लेख किया था कि 2020 से संपूर्ण पृथ्वी पर परिवर्तन होगा और भारतवर्ष एक नए वैश्विक नायक के रूप में उभर करके सामने आएगा और विश्व का व्यवहार बदलेगा। ये श्री श्री अरविंद की भविष्यवाणी थी जो 1936 के आसपास उन्होंने की थी। हम लोगों ने ज्योतिष के आधार पर जो गणना की, सन 2000 से लेकर के और 2020 तक का ग्रहयोग जो देखा, उसमें सन 2013 और 2014 में मैंने 2 लंबे निबंध लिखे और उसमें दिया कि 2016 और 2019 के नवंबर से लेकर के जो परिवर्तन शुरू होगा वो पृथ्वी के लिए लोक क्षय, जिसको ज्योतिष की भाषा में कहते हैं प्रजानाश, यानी एक बहुत व्यापक स्तर पर मनुष्य की हानि, जनधन की हानि जिसे कहते हैं, उसको ज्योतिष की भाषा में लोक क्षय या प्रजा क्षय कहते हैं। तो प्रजा क्षय तो था और यह इतना व्यापक था कि आगे 2050 तक, 2022 से 2050 तक इतना बड़ा प्रजा क्षय नहीं दिखाई दे रहा। तो इसको हम लोग ज्योतिष शास्त्र में महामारी के रूप में लेते हैं, भूकंप के रूप में लेते हैं, महारोग के रूप में लेते हैं। और हमारे दुर्गा सप्तशती में भी इसका वर्णन आया है कि जब भगवती सृष्टि करना चाहती हैं तो वो अजा हो जाती हैं और सब कुछ सृष्ट करने लगती हैं। वैष्णवी शक्ति, ब्राह्मी शक्ति बनकर के वो सृष्टि का सर्जन और पालन करती हैं। लेकिन जब सृष्टि को मारना होता है तो वो महाकाली बनकर के करोड़ों की संख्या में महामारी को फैलाना आरंभ करती हैं। भगवती के शरीर में करोड़ों करोड़ की संख्या में महामारी विद्यमान है। जी डॉक्टर कामेश्वर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ जो आप कह रहे हैं, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, उसमें हम बताएं कि एग्जैक्टली क्या है। अगर मान लीजिए सपोज करिए ये ऐसा वर्णन था टीवी के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, अपने किताबों के माध्यम से बताया ये टाइम से लेकर ये टाइम खतरनाक आने वाला है, जबकि हम देखते हैं सुबह से देख लें, किसी भी अखबार में देख लें, हर 12 राज्यों के बारे में बताया जाता है कि देशात्मक लाभ होगा, इनको उपहार में हानि होगी, इनको बताएगी, इनके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे। क्या ऐसा नहीं हुआ कि 12 के 12 राज्यों के लोग ऐसे ही एक सही रिजल्ट आते हैं, यानी कि सभी में कैद? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। ये जो राशिफल और व्यक्तिगत रूप से जो लोगों की कुंडली देखी जाती है और उसमें फलादेश किया जाता है, वह होता है जातक ज्योतिष उसको कहते हैं। लेकिन इस तरह से जिसमें सामूहिक दुर्घटना होने को होती है, जैसे बाढ़ में 2-4 करोड़ लोग बह जाएं, बहुत कोई डैम टूट जाए और उसमें लाखों करोड़ों लोगों की हानि हो जाए, या बहुत बड़ा भूकंप आ जाए 7-8 रिएक्टर 9 रिएक्टर पर कि पृथ्वी का बहुत बड़ा भाग इधर से उधर खिसक जाए, इस तरह की भविष्यवाणियां जो होती हैं ज्योतिष में, उसको मेदिनी ज्योतिष कहते हैं। और मेदिनी ज्योतिष के प्रिडिक्शन से किसी ज्योतिषी को धन नहीं मिलता, इसलिए मेदिनी ज्योतिष के ऊपर कोई भी ज्योतिषी व्यक्तिगत रूप से रिसर्च नहीं करता। बहुत रेयर लोग हैं जो इस पर काम करते हैं, उन लोगों को हम लोग जानते हैं, उन लोगों की सूची भी उपलब्ध है।
अब जब विश्वविद्यालयों तक में मेदिनी ज्योतिष के ऊपर कार्य नहीं हो रहा है तो व्यक्तिगत से तो उम्मीद करना बहुत कठिन है। और ये कहने का आशय कि 1950 से लेकर के भारतवर्ष में मंत्रालय के भीतर जो ज्योतिष का सेक्टर डाला गया, जिसमें एक पंचांग कमेटी बनी थी सुधार के लिए और जिसमें मौसम विज्ञान विभाग डाला गया, भारतवर्ष का दुर्भाग्य ये है कि आज तक उसमें कोई भी ऐसा ज्योतिषी नहीं रखा गया जो भारतीय विद्याओं का तज्ञ हो, ज्ञाता हो। उसमें सब लोग, उस समय तो सारे के सारे लेफ्टिस्ट रख दिए गए थे, चाहे वो साहा जी उसके चेयरमैन थे और नार्लिकर जी उसके सेक्रेटरी थे। कहने का आशय है कि भारतीय विद्याओं के अभ्युदय के लिए उनको अपनी बात रखने के लिए कोई प्लेटफॉर्म, सक्षम मंच आज तक नहीं उपलब्ध है, इसलिए उसमें हतोत्साहित हो जाते हैं लोग। हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि वायु क्रैश कब होगा, वायुयान कब गिरेगा, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि भूकंप कहाँ कब आ सकता है। 2-4 प्रिडिक्शन गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब विज्ञान में भी प्रक्षेपण व्यर्थ चला जाता है, जब आप किसी चीज को वैज्ञानिक स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो उसे अवसर मुहैया कराना चाहिए। और डॉक्टर अंशुमान जी हमसे सहमत होंगे कि आयुर्वेद और ज्योतिष जो पारंपरिक 2 भारतवर्ष की वैदिक विद्याएं हैं, इन दोनों विद्याओं पर पुनः विश्व को फोकस करना चाहिए। आप कब तक केमिकल खाते और पीते रहेंगे? एक रोग को दबाने के लिए दूसरे रोग को कब तक पालते रहेंगे? अगर संपूर्ण विश्व में यूरो अमेरिकन एकेडमिक के अतिरिक्त भी कोई एकेडमी है तो वैदिक वांग्मय एकेडमी है, उस पर पुनः चर्चा आरंभ होनी चाहिए, ये हमारा निवेदन है। जी कामेश्वर जी, मैं आपके पास आता हूँ। डॉक्टर, जो भी सिचुएशन आप देख पा रहे हैं, स्थितियां परिस्थितियां जो बन रही हैं, इसको आप किस तरह से लें? जिस तरह से हमारा इसका टॉपिक है कल, आज और कल। कल क्या था, हमने एक चर्चा की अपने उसमें बताया संबोधन में कि तब क्या स्थितियां थी और आज क्या स्थितियां हो गई, और साथ के साथ जो कोरोना की वजह से इतना लंबा चौड़ा पलायन हुआ है, लोग वापस अपने घरों में गए हैं और भी पहुंच ही रहे हैं। आने वाले समय में आप स्थितियों को किस तरीके से देख रहे हैं, किस नजरिए से देख रहे हैं प्रोफेसर रत्नेश? ये प्रश्न आपका अच्छा मुझसे है? मैंने सोचा आपने डॉक्टर अंशुमान से पूछा। देखिए, बहुत बहुत सारे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन होने वाले हैं और पहले से हम शुरू करें छोटे छोटे अंशों में। मैं थोड़ा हल्के विषय को थोड़ा सा हल्के रूप में शुरू करता हूं और गंभीरता की तरफ ले जाता हूं। जी। तो इतने सारे परिवर्तन हमारे समाज में अब आने वाले हैं। जैसे आप सामान्य दिनों में पान खाने जाते हैं, पान वाला आपको हाथ से पान लगा के देता है, उसकी जगह वो ग्लव्स से पान लगा के देगा। आपको खाने के पहले अपने मुंह से मास्क उतारना पड़ेगा। ये एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हमारी सोच में एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि हम बाहर निकल रहे हैं, हम किसी को छू नहीं सकते हैं। हमारी दूरी, जिसको आप कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, वो एक शब्द है जिसको आप करना पड़ेगा, फिजिकल डिस्टेंसिंग करनी पड़ेगी। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अभ्यास की चीज होने वाली है आगे चलने वाले समय में। पलायन हो रहा है, ये निश्चित रूप से एक बहुत चिंता का विषय है और ये आप समझ लीजिए कि इस पलायन के बहुत गंभीर और दूरगामी परिणाम होंगे। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इससे लोगों को भयभीत होने की जरूरत है, नहीं। ये जो पलायन है ये एक जगह पर वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, एक रिक्तता क्रिएट कर रहा है, तो दूसरी जगह उस रिक्तता को भर रहा है। बड़े महानगरों से पलायन हो रहा है, छोटे छोटे शहरों में टायर 2, टायर 3, टायर 4 या सबर्बन एरिया, गांव में लोगों का एकाएक उपलब्धता बन जा रही है। गांव में कृषि क्षेत्र जो बहुत पिछड़ रहा था, अचानक उस कृषि क्षेत्र में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, लोगों को काम करने वाले मिल जाएंगे, नई तकनीक आ जाएगी, तो वहां एक बड़ा परिवर्तन निश्चित दिखाई दे रहा है और बड़ा सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहा है। मैंने अभी देखा कि एक छोटा उदयपुर नामक एक गांव है, वहां एक व्यक्ति ने 60 दिन के इसी क्वारंटीन पीरियड में बॉम्बे से आया लौट के अपने गांव और उसको क्वारंटीन कर दिया गया। वो गांव के बाहर उसने एक झोपड़ी लगाई और झोपड़ी लगा के उसने सोचा हमारे खेत में बड़ी समस्या हो रही है, मैं खेत में काम नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि हमारे खेत में उपज नहीं है। उसने कहा क्यों नहीं एक कुआं खोदें, और उसने कुआं खोदना शुरू किया। कल उसी कुएं से पानी निकला है और पूरे गांव में बड़ी खुशी है। उसका क्वारंटाइन पीरियड पूरा हो गया
और उस गांव में पानी की समस्या हल हो गई। तो उसका एक सकारात्मक पक्ष ये भी देख लीजिए आप है। हाँ, संचरण हो रहा है, पलायन हो रहा है, प्रवास हो रहा है मजदूरों का, तो इसके साथ साथ रोग जरूर संचरण करेगा, लेकिन बहुत सारे विज्ञान, तकनीक और सीखे हुए जो कला है, जो मजदूरों ने काम करके सीखी है, वो छोटे छोटे शहरों की तरफ जाएगी। तो उसका भी एक बड़ा परिवर्तन कल के समय में आपको देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो बड़ा एक खिंचाव हो गया था, जिस एक बड़ा वैक्यूम हो गया था कि पूरा उद्योग और पूरी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी एक साथ शिफ्ट हो गई थी कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में और कुछ महानगरों में। अब वो धीरे 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 वापस जाएगी छोटे शहरों में, छोटे शहरों के उद्योगों में, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये एक बड़ी चीज होने वाली है जो आपको भविष्य में देखने को मिल जाएगी। हाँ, माइग्रेशन एक चीज और ले जाता है अपने साथ, जो वो ले जाएगा शहरों से हमारी निर्भरता। शहरों में हम बहुत निर्भर थे कई चीजों पर, जैसे हमें घर में दूध मिलता था, घर में पेपर मिलता था, हमें घर में बैठे बैठे पिज्जा मिलता था, खाने की चीजें मिलती थी, होम डिलीवरी सर्विस होती थी। और ये सब कौन लोग करते थे? ये वही श्रमिक थे जो इन चीजों को करते थे। अब वो धीरे 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 निकल जाएंगे। तो हमें शहरों में भी ये एक बड़ी चीज देखनी होगी कि अब हमें निर्भरता से आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा एक ट्रांजिशन होगा कि अब हमें जाके अपनी चीजें करनी पड़ेंगी, खुद से अपनी चीजें करनी पड़ेंगी। कुछ शहरों में, कुछ बड़े महानगरों में, कुछ विदेश के जगहों पर मैं देख रहा था कि लोग अब अपने घरों में ही सब्जियां उगा रहे हैं, किचन गार्डन बना रहे हैं फ्लैट्स में, किचन गार्डन बना रहे हैं छतों पे, कि अब हमारी निर्भरता जो है कम से कम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। तो ये एक बड़ी चीज कल होने वाली है। ऐसे ही अगर आप धार्मिक क्रियाकलाप, कर्मकांड इत्यादि को अगर आप देखें तो वहां भी एक बड़ा परिवर्तन होता है। रत्नेश जी, बीच में एक और प्रश्न आपसे ले रहा हूँ कि जैसे हमने इसका प्रोग्राम का एक टॉपिक रखा है कल, आज और कल। जैसे हमने बात करी कि जो कल था, यानी कि बीमारियां नहीं थी, लोग आपस में सब एक दूसरे को जानते थे, कनेक्टेड थे। आज हम सब एक दूसरे को जानते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू और ट्विटर के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, इस तरह से जानते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू। उसको अगर कुछ हो जाता है, कुछ कपड़े अच्छे पहन के डाल देता है तो हम लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, XYZ। लेकिन आज जो कल था, तो क्या आने वाले 50 सालों में, आने वाले 30 सालों में समाज में और बदलाव आएंगे कि हम आपस में जो घर में भी रह रहे होंगे, अगर 3 कमरों के फ्लैट में रह रहे होंगे, तो क्या हम अपने बगल वाले कमरे में कौन रह रहा है हम उसको भी नहीं जानेंगे? नहीं, देखिए, ये तो एक बड़ा परिवर्तन आएगा। ये तो एक बड़ा परिवर्तन आएगा कि आपको जानना तो पड़ेगा लोगों को, और आपको बदलना भी पड़ेगा कि सामुदायिक जो कम्युनिटी फीलिंग है वो तो आएगी अंदर। लेकिन एक चीज बड़ी आएगी जो अभी सामाजिक दृष्टि से जो आ रही है, एंथ्रोपोलॉजिकल चेंज जो आएगा लोगों में, वो ये है कि 2020 से 2030 ये जो समय होगा, ये दशक जो होगा, ये लालच का दशक होगा और वैराग्य का दशक होगा। कुछ लोगों के लिए ये लालच का दशक होगा, डेकेड ऑफ ग्रीड होगा, क्योंकि लोग अब इतने असुरक्षित हो चुके हैं। आप जैसे देखिए, जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के तुरंत बाद लोगों के अंदर एक बड़ी प्रवृत्ति हुई, सामान जुटाओ, खरीदने के लिए मारामारी शुरू हुई लोगों की। राशन खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, घर में जुटा के रख लो, शायद ना मिले, कल ना मिले, हो सकता है ना मिले, मार्केट बंद हो जाए। ऐसी प्रवृत्तियां हुई, और ऐसी ही प्रवृत्ति आगे के 10 वर्षों तक चलने वाली है। ये आप ध्यान रखिएगा कि आगे के 10 वर्षों में लोगों के अंदर संसाधनों की लूट की मारपीट शुरू होगी। लोग संसाधनों के ऊपर कब्जा करना चाहेंगे, लोग संसाधनों को कब्जे में रखना चाहेंगे, और लोग संसाधनों को छीनना चाहेंगे एक दूसरे से। ये एक बड़ी आपाधापी शुरू होगी आगे के एक दशक में, और इसका परिणाम क्या होगा कि लालच का दशक होगा। लोग संबंध, हमारे संबंध, जो सामाजिक संबंध हैं, वो तार तार हो जाएंगे। आप अभी देखिए, गांव से जो अभी प्रवास हुआ मजदूरों का, गांव में बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है।
जमीन उतनी ही है, मकान उतना ही है। लोगों ने सोचा कि अब तो ये चले गए, बंबई में काम कर रहे हैं, गुजरात में काम कर रहे हैं, साल में एक बार आएंगे, 15 दिन के लिए आएंगे, 10 दिन के लिए आएंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन अब जब प्रवास करेंगे और वापस लौटे गांव में, और उन्होंने कहा नहीं अब तो हम खेती करेंगे, उसी खेत के टुकड़े बटेंगे और उस टुकड़ों में लोग खेती करना शुरू करेंगे। तो ये आधिपत्य की एक बड़ी लड़ाई अभी शुरू होगी कुछ समय बाद। तो इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सबमिशन है, मजदूर जो है, मजदूर वर्ग ऑलरेडी गांव में था, वो गांव में खेती करने के लिए गर्मियों में या जब भी उनके फसल काटने या बोने का समय होता था तो शहरों से वो घर वैसे ही चला जाया करता था। अगर आप इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में देखें तो लोग ये कहते थे कि आज हमारे पास लेबर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो लेबर थी वो अपने गांव या तो फसल काटने चली गई है या फसल बोने चली गई है। मैं डॉक्टर अंशुमन के पास आता हूँ। डॉक्टर अंशुमन, जो अभी सिचुएशन जो हम बात कर रहे थे कल, आज और कल, अगर हम स्वास्थ्य के हालातों से देखें, यानी कि पहले डायबिटीज होगी तो पता नहीं कहां होगी, कोलेस्ट्रॉल था किसी को तो कहां था पता नहीं, ढूंढने में मिलते थे, शायद 1000 या 10,000 में एक आदमी मिलता हो। और आज की सिचुएशन ये है, हम शहरों में देख रहे हैं कि हर चौथा, पांचवा, छठा आदमी इससे संक्रमित है। कोरोना से नहीं, डायबिटीज से या कोलेस्ट्रॉल से या इस तरह से बीमारियों, और जिसको हमने नाम दे दिया है लाइफ स्टाइल डिजीज। तो आने वाला समय जो है, यानी कि फ्यूचर है, आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद हम देखते हैं अगर यही सब चीजें साथ ही चलता रहा, जो लाइफ स्टाइल हमारा है चलता रहा, तो हम किन परिस्थितियों में घिरने वाले हैं? क्या हमारा स्वास्थ्य और ज्यादा खराब होने वाला है? क्या हमारी डिपेंडेंसी दवाइयों के ऊपर, जो मिनी टिफिन की मैंने बात करी, तो हमारा क्या मिनी टिफिन बड़ा टिफिन में बदल जाएगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल उठाया है। इसको मैं कहूंगा फिलोसॉफिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू मेडिकल साइंस। साइंस है और फिलॉसफी है। फिलॉसफी इज अगेन अ साइंस ऑफ विजडम। इस दोनों को आपने मिला दिया है इस सवाल से। पहले तो कल की बात करें, यस्टरडे, कल जो बीत गया। कल जो बीत गया उसमें सच्चाई है कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं, हार्ट डिजीज और कैंसर की समस्या इतनी नहीं थी। कई स्कूल ऑफ थॉट चले कि क्या इतने डिटेक्शन नहीं हो रहे थे या वाकई केसेज कम थे। अल्टीमेटली हम इसी कंक्लूजन पे पहुंचे, केसेज कम थे। कम होने की वजह लाइफस्टाइल डिजीज, बार बार आप जो कह रहे हैं, जीवन शैली की समस्याएं, जीवन शैली संबंधित बीमारियां बिल्कुल हैं। अब मेडिकल साइंस ने भी शोध करके पता किया कि शुगर की समस्या जीवन शैली संबंधित है। अगर आपका मोटापा बढ़ गया या आपने काम करना, शारीरिक श्रम करना बंद कर दिया जाने अनजाने में, उदाहरण के तौर पे, उदाहरण के बहुत छोटा सा उदाहरण देखिए आप, लैंडलाइन फोन जब हुआ करता था, फोन की घंटी बजती थी, आप फोन उठाने के लिए चल के 10 कदम जाते थे, 10 कदम आते थे। अगर दिन में 10 फोन की घंटी बज गई तो 200 से 400 कदम आप ऐसे ही चल ले रहे हैं। आज मोबाइल है, आज फोन आपका स्थगित हो गया, फोन आपका चलित हो गया, इंसान स्थगित हो गया। पहले फोन स्थगित था, इंसान चलित था। तो जाने अनजाने में एक शारीरिक श्रम आपका होता था। घर के झाड़ू पोछा करने में किसी को शर्म नहीं आती थी, लगता था घर का काम है, होता था। आज क्या हुआ, किचन में खाना बनाने वाली बाई है और हमारे घर की महिलाएं नाचती हैं। पहले शादी में नाचने के लिए बाई आती थी, हमारे किचन में, हमारे रसोई में हमारे घर की माता दादी खाना बनाती थी। ये जो बदलाव आया, ये बीमारियों का कारण बना। इसके हमें कैसे कैसे बीमारी का व्यापार किया गया, इसको व्यापार में इसलिए कह रहा हूं, व्यापार दोनों तरफ से होता है। व्यापार एक मेडिकल साइंस का होता है और व्यापार में दो लोग होंगे, व्यापारी होंगे और खरीदार होगा। तो जनता खरीदार बनी और मेडिकल साइंस व्यापारी बना। व्यापारी ने क्या किया कि इसमें ढूंढना चालू किया, विटामिन डी की कमी, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा मात्रा में, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा मात्रा में और उसकी दवा। ये व्यापार हुआ तो ग्राहक ढूंढना पड़ेगा। ग्राहक आपको ढूंढा कैसे गया, आपके पास बेचा गया फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर, कि अगर आप नहीं है तब भी फूड को फास्ट क्यों किया गया, ये मेरा बड़ा सवाल है। ऐसी कौन सी आफत थी कि आपको खाने की भी जल्दी है, खाने पे समय नहीं दे सकते हैं, तो आपको साइकोलॉजिकल तौर पे एक कंज्यूमर बनाया गया और फास्ट फूड खिलाया गया, सैचुरेटेड फैट का, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ने लगा। फिर आपको समझाया गया हेल्थ प्लानिंग कि इंश्योरेंस खरीद लो, किसलिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, बीपी बढ़ेगा, हो सकता हार्ट अटैक आ जाए, तो स्टेंट लगाने में इतने खर्चे आते हैं। तो उस समय एज ए ह्यूमन, एज ए सिविलियन,
एज ए सिविलाइज सोसाइटी आपको ये पूछना था कि तुम स्टेंट खरीदने की बात कर रहे हो या खर्चे की बात कर रहे हो, ये तो बता दो मैं कोलेस्ट्रॉल कम कैसे कर लूं, या बीपी जो बढ़ रहा उसको ठीक करने की बात बताओ। तो क्या होता, एक बिजनेस वेंचर बंद किया जाता, फास्ट फूड बंद करो, इससे तुम्हारा बीपी बढ़ा, इसको कम करो, वापस तुम चले जाओ घर के खाने पे। तो एक बिजनेस वहां बंद होता। दूसरा बिजनेस जो आपके सामने आके बोलते थे फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग, उनका बिजनेस बंद होता। तीसरा अस्पताल का जो व्यापार चलने वाला है, जो कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया हेल्थ केयर का, ये बंद होता। तो ये व्यापार की तरह चला। तो व्यापारी भी इन्वॉल्व हुए और खरीदार भी इन्वॉल्व हुए, आप जनता को अंधा बना दिया गया। दूसरी समस्या, सरकारी अस्पतालों में जब मैं मेडिकल का छात्र था तो कठिन से कठिन, जटिल से जटिल बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पताल में हो जाया करता था, खास करके मेडिकल कॉलेज में। आज जटिल समस्याओं का समाधान आप प्राइवेट कॉर्पोरेट बड़े अस्पताल में ढूंढने क्यों जाते हैं कि उसको बिल्कुल छोटा करता चला गया। या तो सरकारी तंत्र ने किया या किसने किया, जांच की आवश्यकता है, इस पर देखना चाहिए। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे आपने चीजों को न्यू नॉर्मल लेना चालू किया कि ठीक है सरकारी अस्पताल में बहुत भीड़ है, मेरे पॉकेट में बहुत पैसे हैं, मैं तो अपना जाके प्राइवेट में इलाज कराऊंगा। तो आपने एक नया माइलस्टोन सेट किया, आपको फॉलो करने वाले दूसरे इनकम ग्रुप, आपसे नीचे वाले ने माइलस्टोन उसके पीछे आपको फॉलो किया और सब में होड़ लगी और अस्पताल एक स्टेटस सिंबल बनता चला गया। बीमारियां बिकी, अस्पताल का स्टेटस, बड़ी बड़ी गाड़ियां किस अस्पताल में है, अस्पताल की बिल्डिंग में कितने रंगीन शीशे लगे हुए हैं। जब ये मानक तय हुआ, हम भूल गए कि हिंदुस्तान एक बड़ा देश है, एक राष्ट्र है जिसमें पीएचसी सीएचसी भी कोई चीज होती है, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज और कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज। छोटे गांव में क्या व्यवस्था रही आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं की, इसका कोरोना काल ने बहुत सही जवाब निकाल के दिया। जैसे उदाहरण के तौर पे केरला में जब लोगों ने सेल्फ वॉलंटियर ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि वहां के लोगों में साइंटिफिक टेम्पर नॉर्थ से बेहतर है, इसको कहने में हमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं बाहर से आया हूं, मेरी जांच कर ली जाए, क्वारंटीन की जरूरत है। उनका पीएचसी इतना इक्विप्ड था, वहां पे क्वारंटीन किया, केरला बेटर कंट्रोल कर लिया। हमारे यहाँ पीएचसी सीएचसी की सुविधाएं कम होती चली गई और हमने इसको कंट्रोल करने में, आप देख रहे हैं जो आंकड़े महाराष्ट्र, दिल्ली से और अब आने वाले समय में यूपी और बिहार से होंगे, तो हमने धीरे धीरे इसको छोड़ दिया कि हमारे गांव में, हमारे छोटे शहरों में स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत नहीं है, लगता है सारा कुछ दिल्ली और मुंबई में ही होगा। तो ये हमारे तरफ से ढिलापन हुआ। चुनाव के समय आपके मुद्दे कई हो जाते हैं लेकिन स्वास्थ्य कभी मुद्दा नहीं बना। जीडीपी को कम करते करते जीडीपी के हिस्से को 1.28% पे हेल्थ पे आ गए, तो ये समस्याएं बनी। तो ये चारों तरफ से आप देखें तो मकर जाल की तरह एक तरह स्वास्थ्य को उलझाया गया। ये कल से आज में आप आए विथ डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज एंड कैंसर। अब कल क्या होगा? कोरोना को अगर समझें फिलोसॉफिकल, मैंने कहा फिलोसॉफिकल मेडिकल साइंस का सवाल आपने किया है, तो एक बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार किया हुआ वायरस आप मान सकते हैं, या यूं मैं कहूं कि अर्थ तो वायरस का है, हम प्रवासी हैं। इंसान, ह्यूमन काइंड बाहर से आके कुछ दिनों के लिए रहता है, धरती पे तो वायरस ऑलरेडी है, था और रहेगा। तो जब जब इंसान ने अत्याचार किया पर्यावरण पे, प्रकृति पे, वायरस अपना नया रूप लेके निकला और आपको सेट करके दिखा दिया कि तुम्हारी इतनी औकात है, इसी सेंस में रहो। पर्यावरण में सुधार हो गया, आपने देख लिया। और क्या किया? हाथ धोने पे मजबूर किया। अगर हमारे संस्कृति में हाथ धोना, हैंड हाइजीन एक हिस्सा था, खाने से पहले, खाने के बाद, सुबह नहाना है, रोज नहाना है, स्नान करना है और साफ सफाई एक हिस्सा था, उसको हमने क्यों छोड़ दिया? पाश्चात्य सभ्यता को फॉलो करते करते टिश्यू पेपर का इस्तेमाल क्यों होने लगा टॉयलेट में? अगर क्लीनिंग अगर अच्छे तरीके से पानी से हो सकता है तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल क्यों हुआ? टॉयलेट से निकलने के बाद हैंड अगर साबुन से वॉश हो तो बेहतर होगा, हमने सैनिटाइजर डाल के धो लिया, ये समस्या हुई। अब किनको कोरोना ने अति गंभीर रूप दिखाया? जिनको डायबिटीज की समस्या है, बहुत मोटे हैं, कैंसर की समस्या है, किडनी फेलियर है, तो ये सारी लाइफस्टाइल की बीमारियां थी। तो देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसीलिए मैंने कहा उन्हीं में कोरोना अति गंभीर हो रहा है। जिनकी जीवन शैली बिल्कुल अच्छी थी, बढ़िया खाना खाते, बढ़िया खाने से मतलब है स्वस्थ भोजन, शुद्ध भोजन, सुपाच्य भोजन, न डायबिटीज है, न हाइपरटेंशन है, न कैंसर की बीमारी है, इस तरह कुछ नहीं है। उनको अगर कोरोना का संक्रमण हो भी रहा, होना है क्योंकि वायरस से सबको होना है,
वो बिल्कुल ऐसे निकल जा रहे हैं, या तो कोई लक्षण नहीं आता, आता है तो उनको तकलीफ नहीं होती है। तो ये जो आने वाला कल है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। दो तरह का सेगमेंट निकल के आ सकता है मेडिकल साइंस से रिलेटेड। मैक्सिमम लोग अब प्रिवेंशन पे बात करने लगेंगे, जो आज मेडिकल साइंस में लोग भूलते चले गए। ये मैं क्यों ऐसी बात कह रहा हूं कि डॉक्टर, ये शब्द निकला था लैटिन वर्ड डॉसियर से, जिसका मतलब था टीचर। डॉसियर मीन्स टीचर। एज ए टीचर मैं सोसाइटी को समझाना चाह रहा हूं, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और प्रिवेंशन पे जो लोग बात अब करने लगेंगे वो चले जाएंगे दूसरे सेगमेंट में, जो प्योर हैंड सैनिटाइजेशन से लेके क्लीनलीनेस, साफ सफाई, अच्छा खाना, स्वस्थ भोजन, अच्छी नींद, व्यायाम और शारीरिक बीमारियों से बचेंगे। दूसरे लोग चले जाएंगे अफरा तफरी में, जैसे प्रोफेसर रत्नेश ने बताया कि लालच, ग्रीड, अफरा तफरी, वो मेंटल स्ट्रेस के शिकार होंगे, मतलब साइकोसिस, फियर, इनसिक्योरिटी, इसमें चले जाएंगे। और मानसिक बीमारियां, साइकेट्रिक इलनेस बढ़ने की काफी संभावना बन रही है। और साइकेट्रिक इलनेस जब बढ़ती है तो एसोसिएटेड कार्डियक एलिमेंट, मतलब हार्ट डिजीज की समस्याएं भी साथ साथ बढ़ती है। तो इसलिए दोनों बिल्कुल अलग रूप ले सकता है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा, आपके पास चॉइसेस दो हैं। अगर एक चॉइस से ये लग रहा है, बेहतरी की उम्मीद है, हम क्यों ना कोशिश करें। आपके पास समय मिला 2 महीने का, आज से भी अगर शुरू करें, जो दर्शक देख रहे हैं, और इसकी कोशिश ऐसे करें कि अपने जीवन शैली को बिल्कुल एक सामान्य, सहज, सरल और तरल स्वभाव में बदल के आगे चलें, तो शायद हम एक अच्छे दौर में होंगे और हमें डॉक्टर की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं उस दिन अपने आप को ज्यादा सफल डॉक्टर मानूंगा जिसमें समाज को डॉक्टर की जरूरत कम पड़ने लगेगी। जी रविंद्र। जी डॉक्टर अंशुमन, आपने बहुत सही बात कही। और जिस तरह से आपने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो हमारे जो सरकार, जो पार्टियां होती, राजनीतिक पार्टियां, उनके मुद्दे कुछ और होते हैं। वीरेंद्र जी, आप समझते ही हैं कि जब चुनाव आते हैं तो कभी भी शिक्षा चुनाव मुद्दा नहीं होता है, कभी भी स्वास्थ्य चुनाव मुद्दा नहीं होता है, कभी भी सैनिटाइजेशन हमारा चुनावी मुद्दा नहीं होता। चुनावी मुद्दे आपको पता है राफेल होते हैं, काला धन होता है, इस तरह के चुनावी मुद्दे में होते हैं। यानी कि हम अपने देश को, हम अपने नागरिकों को कैसे बेहतर जीवन दें, इस पे कहीं कोई बहस नहीं होती है, कहीं कोई चर्चा नहीं होती। और वही वजह है आज हम सब स्वास्थ्य के रूप में अपने जीवन का खामियाजा भुगत रहे हैं। आप किस तरह से देखते हैं वीरेंद्र जी, आज, कल और कल में, यानी कि कल, आज और कल में, कल जीवन जो जैसा था, आपने 20 साल पहले, 30 साल पहले जीवन जिया था, क्या आज वो सेम है, या आपको आने वाले 20 सालों के बाद क्या परिवर्तन दिखाई देता है? थैंक यू वेरी मच रविंद्र जी। मैंने अपने सारे पैनलिस्ट को बहुत ध्यान से सुना, एंड आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट द प्रीवियस स्पीकर्स कि जिन्होंने आज के परिवेश में इस विषय को बहुत ही बखूबी उठाया और उसमें एक पारदर्शिता देने की कोशिश करी। मैं चूंकि फाइनेंशियल जगत से आता हूं, तो मैं इस बारे में यही कह सकता हूं कि कल और आज और कल के बारे में कि रविंद्र जी, वी आर हेडिंग फॉर न्यू नॉर्मल। अभी डॉक्टर साहब ने इस शब्द का इस्तेमाल करा, एंड आई फुली एग्री। और रत्नेश जी ने जो कहा कि आने वाला टाइम ग्रीड का, छीना झपटी का, तो जो होने वाला है, इसको लेकर के मेरे मन में बड़ा एक कंसर्न है। और जो मैं इसको पिछले 1.5-2 महीने से एंटिसिपेट कर रहा हूं, आने वाले कल की बात मैं पक्के तौर पे कर सकता हूं कि ये बहुत बड़े परिवर्तन के साथ आने वाला है। और इसमें सामाजिक विसंगतियां भी बहुत पैदा होने वाली हैं। जो बात हम करते हैं आत्मनिर्भरता की, मुझे समझ नहीं आता कि हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और हमने तो आत्मनिर्भरता की टांगे पूरी तरीके से, हर तरीके से, कोने से ढूंढ ढूंढ के तोड़ दी है। जो हमारे मजदूर भाई जो गांव से शहरों की तरफ आए थे, एक उम्मीद में कि हम अपनी जीविकोपार्जन के लिए जा रहे हैं, शहर में जाके हम पैसा कमाएंगे, अपने बच्चे का पालन पोषण करेंगे, आज उनकी रोजी रोटी छीन करके आपने उनको गांव भेज दिया। और मैं रत्नेश जी की बात से यहाँ पे थोड़ा सा एक असहमति रखता हूँ। ये फैक्ट है कि मजदूरों का पलायन हुआ है शहरों से गांव की ओर, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन जो शहर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहे थे, क्या वही अपॉर्चुनिटी हमारे मजदूर भाइयों को उनका गांव या टियर 2 या टियर 3 सिटी प्रोवाइड कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अगर वो ऐसा होगा भी तो उसको होने में टाइम लगेगा। जब ये शहरी इंडस्ट्रीज जाएंगी, टियर 2-3 सिटी में लगेंगी, तो आज के बाद
अगर छोटी से छोटी भी इंडस्ट्री में हम जाएंगे तो कम से कम साल से 2 साल का वक्त लगेगा। उस समय तक क्या होगा? तो मैं यहाँ पर रत्नेश जी की अब उस बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि आने वाले अगले 10 साल तो छोड़िए, मैं अगला 1 और 2 साल बहुत गंभीर रूप में देखता हूँ कि जिस तरीके से देश में माहौल बनेगा। अगर मैं आप लोगों की परमिशन से एक बात कहूँ, अगर मुझे इजाजत हो और अपने भाव को मैं व्यक्त करूं, तो कहीं ना कहीं एक सिविल राइट्स का अंदेशा नजर आता है, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। जिस तरीके से हमारे मजदूरों की हालत हुई है, उनको अपने गांव जाने में जो उनकी दुर्दशा हुई है, जो मुजफ्फरपुर के रेलवे स्टेशन के दिल दहलाने वाले सीन्स आए हैं, जो हमने सबने टेलीविजन पे, सोशल मीडिया पे देखा है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो ये आने वाला समय मैं मानता हूं कि बहुत बड़ा एक गंभीर विषय है और हम सबको साथ मिल करके इसके बारे में बहुत सीरियस लेवल पे कुछ सोचना होगा और एक दिशा देनी होगी। और रही बात फाइनेंस की, ग्रीड वाली बात पे कहा, अब आज की डेट में हम सब लोग जो कैपेबल लोग हैं वो लॉकडाउन में घरों में बैठे हुए हैं। एक डर बेचा गया है, इतना डरा दिया गया है। मैं आज अपने सभी पैनलिस्ट से भी पूछना चाहता हूं, अपने दर्शकों को बताना भी चाहता हूं और पूछना भी चाहता हूं, क्या जितना हमें डर बताया गया कोरोना के बारे में, क्या उतना डर बताने की जरूरत थी? रविंद्र जी, जिस तरीके से हमारे देश का नेतृत्व टेलीविजनों पर आया और जिस तरीके से वो डरा करके चला गया, उन्होंने एक बार भी शायद देश को इस तरीके से संबोधित नहीं किया कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, प्रिकॉशन की जरूरत है। लॉकडाउन इसलिए किया गया है कि थोड़े वक्त में, जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं, अल्पीकरण करने के लिए, कि कोरोना का बहुत ज्यादा विस्फोट ना हो जाए। बट दुर्भाग्यवश हम इतने लंबे लॉकडाउन के बाद भी बिना किसी तैयारी के हम उसी विस्फोट की तरफ बढ़ चले हैं। और मैं आज मुझे बताया गया कि भारतवर्ष 13वें पायदान से खिसक के शायद 8वें पायदान पर आ गया है, जहां पर नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट का सवाल है। तो हम क्या हमने अचीव किया लॉकडाउन से? तो मैं डॉक्टर अंशुमन की बात से बहुत पूरी तरीके से सहमत हूं कि कोरोना में आने वाले टाइम में इसकी वजह से हमारी लाइफस्टाइल में बहुत परिवर्तन होने वाला है। हम लोगों को अपने आप को दोबारा से रीइंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, अपने आप को दोबारा से परखना पड़ेगा। जो आज से हम 50 साल पहले थे, इंट्रोस्पेक्शन किया करते थे और अब हमने बंद कर दिया, तो ये कोरोना ने हमें उस तरफ ले गए हैं। कोरोना से एक फायदा भी होगा, जो डॉक्टर साहब ने कहा कि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। और आज रविंद्र जी, आप माने या ना माने, हम सब ने ये बात सीखी है कोरोना के दौरान, लॉकडाउन में, कि हम घरों में घर का खाना खाते हैं, पोल्यूशन खत्म हो गया है। हालांकि पोल्यूशन तो एक टेम्परेरी खत्म हुआ है, जैसे ही भीड़ भाड़ शुरू होगी तो दोबारा से हम उसी लेवल पे आ जाएंगे। लेकिन हमने कुछ चीजें सीखी हैं कोरोना में जो कि पॉजिटिव हैं। हमें अपने परिवार के साथ समय बिताया है, हमने अपने परिवार को पहचाना है, हमने अपने इष्ट मित्रों से टेलीफोन पे बातें की हैं, जो समय हमें अदरवाइज नहीं मिलता था। तो कहीं ना कहीं समाज में एक जुड़ाव भी आएगा। जो आपका पहला प्रश्न था कि बगल वाले कमरे में भी क्या हम भूल जाएंगे कौन रहता है, मैं मानता हूं नहीं। इस कोरोना ने हमारे को एकजुट होना भी सिखाया है और अपने आप को बेहतर प्रिवेंटिव केयर की ओर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया है। और मैं वैद्य जी की बात से, कामेश्वर जी की बात से भी सहमत हूं कि हमारी जो आयुर्वेद की जो विद्या थी, ज्योतिष की जो विद्या थी, उसको कहीं ना कहीं रोक दिया गया है। तो लेकिन आज हम फिर उस तरफ चल पड़े हैं। आपने देखा होगा, आप ही के माध्यम से आयुर्वेद की सीरीज चल रही है, हम आयुर्वेद और एलोपैथी के सामंजस्य की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे खोए हुए इतिहास को हम पुनर्जीवित कर रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कोरोना की उपलब्धता है, कोरोना की उपलब्धि है। बट ये है कि लोग इसको समझें और आगे ऐसा ना हो कि फिर दौड़ भाग के दुनिया में फिर हम इन चीजों को भूल जाएं। डॉक्टर अंशुमन, एक क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूं, क्योंकि वीरेंद्र जी ने भी वो सवाल उठा दिया, तो मैं समझता हूं कि रिलेवेंट है इस समय। जैसे मैंने आज ही मोनोलॉग में कहा कि हम 14वें पदान से 8वें पदान पे खिसक गए हैं, 9वें पदान पे पहुंच गए हैं, और अगले 3 या 4 दिनों में हम जर्मनी को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि हम बहुत बस कुछ ही पीछे रह गए हैं, और उसके बाद 10-1 दिनों बाद हम इटली को भी पीछे छोड़ देंगे। तो जिस रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं, क्या आपको लगता है
कि हम बहुत जल्दी विश्व गुरु इसमें बन सकते हैं? देखिए, बीइंग ए डॉक्टर मैं इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना उचित नहीं समझता हूं कहीं भी मेडिकल साइंस में। विश्व गुरु या तो पॉजिटिव सेंस में जैसे पहले डिक्लेयर किया गया था कि हम कोरोना में विश्व गुरु बन के निकलेंगे, या आगे इन नंबर्स। मेडिकल साइंस साइंटिफिक टेम्पर पे चलता है, और जो हमारा संविधान है भारत का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसका भी आर्टिकल 51A सेक्शन H कहता है सिटीजन ऑफ इंडिया शुड हैव साइंटिफिक टेम्पर। हमें वैज्ञानिक तथ्य पे बात करनी चाहिए। कोरोना एक वायरस का संक्रमण है, इसमें प्रिकॉशन, जैसा गोयल साहब ने कहा, प्रिकॉशन की जरूरत थी। मतलब ये समझाने की जरूरत थी साइंटिफिक टेम्पर से कि वायरस होता क्या है, संक्रमण इसका कैसे फैलता है और कैसे बनाना है। उसको समझाने के लिए इसको बहुत ज्यादा कोविड मीटर चला के स्क्रीन पे दिखाना मीडिया के माध्यम से, या बहुत ज्यादा डराना और लक्ष्मण रेखा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, और कुछ डॉक्टरों ने भी इस तरह की बातें कही कि घंटी बजाने से क्वांटम फिजिक्स से वायरस मर जाएगा, जिससे एक्चुअली ये समझ में आया, पूरी चर्चा का ये विषय बन गया कि प्रोबेबली कोई बहुत ज्यादा विनाशकारी एक दूसरे प्लेनेट से कोई चीज आई है जो पूरे मानव समाज का विनाश करने वाला है। ये इतनी गंभीर हालत ऐसी नहीं थी। पास्ट में जो बात हुई कि वायरस इन्फेक्शन पास्ट में जो हुआ इतना क्यों नहीं फैला, उसकी वजह समझिए। कामेश्वर जी ने पहले समझाया, उसको और मैं इलेबोरेट करता हूं। कोरोना वायरस जब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होता है तो स्पीड ऑफ माइग्रेशन जितना फास्ट होगा और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जितना ज्यादा होगा, उतना अधिक केस निकलेगा। मतलब पहले अगर नंबर ऑफ फ्लाइट ट्रेवलर्स वर्सेस नंबर ऑफ बैलगाड़ी ट्रेवलर्स, फ्लाइट ट्रेवलर्स कम थे, बैलगाड़ी ट्रेवलर्स ज्यादा थे, तो पहले प्लेग की समस्या या वायरस की समस्या कम क्षेत्रों में कंटेन हो जाती थी। आज फ्लाइट ट्रेवलर्स ज्यादा हैं, और अब तो देश विदेश, आज से 20 साल पीछे आप जाके देखिए कि आपका विदेश यात्रा आपकी इतनी ज्यादा नहीं होती थी। आज तो लगता है हर आप डिस्ट्रिक्ट क्रॉस करते हैं, सुबह का नाश्ता कहीं किसी और देश में होता है और रात का डिनर किसी और देश में होता है आपका। तो जब ये हुआ तो वायरस को एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट होने में बहुत आसानी हो गई। जहां तक बात है, गोयल साहब ने बताया, बिल्कुल सच है कि लॉकडाउन इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ वायरस। लोगों ने ये समझ लिया, दूसरा साइंटिफिक टेम्पर जहां लूज हुआ, कि लॉकडाउन क्या इलाज हो गया वायरस का? वायरस का इलाज नहीं है। लॉकडाउन 3 पर्पज से करते हैं, मैं दोबारा कर देता हूं। मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड टेस्टिंग। मिटिगेशन मतलब अल्पीकरण, प्रिपेयर्डनेस मतलब तैयारी। इस समय आपके सारे अस्पताल तैयार हो जाने चाहिए थे, सारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट तैयार होने चाहिए थे। जो मजदूर भागने की उम्मीद, पॉसिबिलिटी, यही गवर्नेंस कहलाती है। पॉसिबिलिटी, संभावना आप आंकते और मजदूर नहीं पलायन करते, इसकी तैयारी। और टेस्टिंग, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करके उसी समय हम डिफाइन कर सकते थे कि कौन कौन से एरिया है जिसको हमें कंटेन करना है। और फर्स्ट लॉकडाउन के बाद हार्डली हफ्ते या 10 दिन और एक्सटेंड करके हम पूरे कंट्री को इन फेज मैनर खोल सकते थे, जिसको हम कहते हैं एग्जिट प्लान। आपका क्या है, एग्जिट प्लान करके हम खोल सकते थे। तो क्या हुआ अल्टीमेटली, जितने नंबर ऑफ केसेज आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अप्रैल में ना होकर जून में होगा, जो जून में एक्सपेक्ट कर रहे थे सितंबर में होगा, लेकिन केसेज उतने ही हो गए। उसके बहुत सारे कारण हुए, लॉकडाउन में फेलियर, नंबर ऑफ टेस्टिंग लेस, एंड इन ड्यूरिंग दैट टाइम आपने तैयारी जो करनी थी वो तैयारी एक्चुअल नहीं हुई। तो नंबर ऑफ केसेज बढ़ेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है, और वैज्ञानिक तथ्य पे इसको स्वीकारना चाहिए कि इस तैयारी के साथ नंबर ऑफ केसेज बढ़ने हैं, बढ़ेंगे। जबकि सच्चाई में संख्या अभी जितनी दिख रही है इससे कहीं ज्यादा होगी, कि एक्चुअल हमने टेस्टिंग उतनी नहीं की या उस रेशियो में नहीं की। रेशियो उसको कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, 135 करोड़ की आबादी है तो कितना टेस्ट होगा, जिसको हम आंकड़ा है। नॉर्मली हम लोग कहते हैं 1.5 to 1.7% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन अगर हम टेस्ट कर लें। आई थिंक कामेश्वर जी, एक आपके लिए हमारे दर्शक हैं वैद्य आनंद पांडे, में दर्शक ये तो हमारे पैनलिस्ट थे लास्ट टाइम। वैद्य आनंद पांडे ये पूछ रहे हैं कि ज्योतिष के अनुसार ये महामारी कब खत्म होगी? ज्योतिष के अनुसार ये महामारी कब खत्म होगी? 15 जुलाई के बाद ये धीरे धीरे घटना शुरू करेगा, लेकिन 3-4 महीने बाद पुनः किसी दूसरे सेक्टर में ये दिखाई देगा। यानी पृथ्वी पर अभी इसका अस्तित्व 2020 तक कहीं ना कहीं बना रहेगा, और इसे हमें
प्राकृतिक रूप में जीने के लिए तैयार होना पड़ेगा। जैसे चरक संहिता का जो द्वितीय अधिकरण है, जिसमें सद्वृत्त और हाइजीनिंग के बारे में लिखा है, उसका बहुत प्रचार प्रसार होना चाहिए कि हमें कैसे जीना चाहिए जिससे हम 100 वर्ष से ऊपर की स्वस्थ आयु प्राप्त कर सकें। विश्व की कोई भी बीमारी जो बाहर से हमारे शरीर में आती है, उसको नष्ट करने की क्षमता भी शरीर के भीतर होती है। बीमारियां 2 प्रकार की होती हैं अथर्ववेद के अनुसार, एक तो जो बाहर से आक्रमण करती है और एक जो भीतर से उत्पन्न होती है। तो जो भीतर से उत्पन्न होती है वो हमारी गलत दिनचर्या, खान पान, दुष्ट व्यवहार के कारण होती है, और जो बाहर से आती है इस तरह की कभी प्राकृतिक कभी कृत्रिम आदि होती है। ज्योतिष शास्त्र यह बतलाता है कि पृथ्वी पर खराब कालखंड कब से कब आएगा जिसमें मनुष्य का क्षय होगा। ये जो खराब कालखंड था वो 2019 के नवंबर से लेकर के और मेरी दृष्टि से 15 जुलाई तक अत्यधिक खराब कालखंड था। और परमर्षि कपिल के मत के अनुसार इस पृथ्वी पर मनुष्य तभी सुखपूर्वक जी सकेगा जब उससे ज्यादा 20 गुना अधिक जलचर, थलचर, नभचर, कृमि, कीट, पतंग, यूका, मक्षी, मतकुण, पादप, सर्प, नेवले आदि रहेंगे। ये हमारे मित्र हैं। मनुष्य की आयु को बढ़ाने में ये हमारे सहचर हैं। हम इनका भोजन न कर जाएं, हम इनका पारण न कर जाएं, हम मांसाहारी इतने न हो जाएं कि हम जो भी मांस मिले उसको खा जाएं। कहीं न कहीं हमें अपने भोज्य पदार्थ के ऊपर, पेय पदार्थ के ऊपर, सारी चीजों के ऊपर अगर दीर्घ जीवन प्राप्त करना है तो वो लगाना पड़ेगा, अंकुश लगाना पड़ेगा। और भारतवर्ष के लिए तो विशेष रूप से यहाँ कस्तूरी का चावल उत्पन्न होता है, सोनाचूर का चावल उत्पन्न होता है, अरहर की दाल होती है, गोघृत प्राप्त होता है। आज यहाँ की जनता को ये खाने के लिए नहीं मिल रहा है जो आयुष्य वर्धक है, और प्रचुर मात्रा में यहाँ पर उत्पन्न होता है। अच्छे फल यहाँ पर मिलते हैं। इतनी नदियां प्रवाहित हो रही हैं कि दोनों नदियों के तट पर हम फलदार वृक्ष लगा सकते हैं। 130 करोड़ लोग इस देश में हैं और 17-18 करोड़ पशुधन है दुग्ध देने वाला। आप समझिए कि 130 करोड़ लोग अगर दूध पी रहे हैं तो कहीं ना कहीं केमिकल तो पी रहे हैं। हमें सच्चरित्रता के को छीनने से अपने को बचाना होगा कि हम आगे बढ़ करके दूसरे की आयु छीन लें। पता चला कि हम शुगर ठीक कर रहे हैं और प्रोस्टेटेंट की वो बीमारी दे रहे हैं, मूत्राशय हमारा खराब हो जा रहा है, किडनी खराब हो जा रही है। तो ये जो डॉक्टर अंशुमान जी ने जो कहा कि एक बहुत बड़ा व्यावसायिक मकर जाल जो इस देश में खड़ा किया गया है सच्चरित्रता के साथ, हमें उसको दूर करना होगा। अभी अमेरिका से एक न्यूज हम लोगों ने 2019 में प्राप्त किया था कि एक ड्रग माफिया के ऊपर वहां केस चला और 3000 जज रखे गए थे उसके केस को। अब जैसे वैज्ञानिक उन्नति हो जाए, पानी से आप व्हीकल चला सके लेकिन पेट्रोल लॉबी के दबाव में आप उसे लॉन्च न कर सके अपने देश में। पद्मश्री दिया गया यहाँ पर पेट्रोल से गाड़ी चलाने वाले व्यक्ति को, लेकिन अब तक उन गाड़ियों का प्रयोग क्यों नहीं देश में शुरू हुआ। हमें मानवता के लिए आगे बढ़ करके कार्य करना होगा। बाहर से, विदेशों से हम वृक्ष मंगा लेते हैं और उन वृक्षों का रोपण करते हैं। एक भी वृक्ष फलदार क्यों नहीं लगाया जाता है? ये हमारे मन का पाप है कि नहीं पाप है? फल हम लगाएंगे और खाएगा दूसरा। हमारे राजाओं ने ऐसा सोचा क्या? चंद्रगुप्त ने सोचा क्या? चाणक्य ने सोचा क्या? अशोक ने सोचा क्या? हमारे जितने चक्रवर्ती सम्राट थे उन्होंने पांथशालाएं बनाई। ये जो लाहौर से लेकर के कलकत्ता तक जो राजमार्ग हमारा बना। डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय जी, एक प्रश्न है मेरा। जो वृक्ष फलदार लगे थे, कामेश्वर जी आपसे एक प्रश्न है मेरा, शाकाहार बेहतर है या मांसाहार बेहतर है? एक, क्या शास्त्रों में ये वर्णित है कि सिर्फ और सिर्फ शाकाहार ही खाना चाहिए किसी धर्म विशेष को? क्योंकि ये सवाल बहुत आते हैं। हाँ, क्योंकि हम अगर अपने आसपास देखें अलग अलग प्रांत में, हम ब्राह्मण को भी देखते हैं। अगर कश्मीरी ब्राह्मण हैं वो मांसाहार करते हैं, जो वो ब्राह्मण हैं जो बलि देते हैं वो भी मांसाहार करते हैं। मांसाहार पर ऋषियों का कॉन्सेप्ट बहुत स्पष्ट है।
अलग अलग करते हैं, जो देते हैं वो भी मांसाहार करते हैं, वो देते हैं। देखिए, शास्त्र में दो बात स्पष्ट लिखी गई है और समझाई गई है कि जो सूर्योदय से पूर्व 3 वर्षों तक लगातार स्नान करता है वह पवित्र हो जाता है और उसकी आयु बढ़ जाती है। सूर्योदय पूर्व स्नान करने से आयु बढ़ती है और जीवन में मांसाहार का परित्याग करने से आयु बढ़ती है और व्यक्ति की मेधा बढ़ती है। मांसाहार करना, मैथुन करना, शराब पीना, ये एक प्रकार की मनुष्य की आदत है। अपनी आदत से अगर ऊपर उठ जाता है तो मैन से वो सुपरमैन की ओर जा सकता है, डिवाइन की ओर जा सकता है, और ज्यादा नीचे गिरेगा तो वो राक्षस की ओर जाएगा, डेवियन तक जाएगा। तो हमें तय करना है कि मैन से हम डिवाइन की यात्रा करना चाहते हैं कि डेविल की यात्रा करना चाहते हैं। न मांस भक्षणे दोषो मद्ये चैव न मैथुने प्रवृत्तिरेष भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। मांस खाने में दोष नहीं है, मदिरा पीने में दोष नहीं है, लेकिन इससे जो ऊपर उठ जाता है वो महान गुणज्ञ होता है, महान तपस्वी होता है, महान व्यक्तित्व होता है। उसकी महानता को हम उंगली नहीं दिखा सकते। जो त्यागी होता है, जो चीजों को छोड़ता है, वो तपस्वी होता है। इसीलिए कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा, जो संपूर्ण मानव प्रजाति का प्रतिनिधि पुरुष है, कि तस्मात् योगी भवार्जुन, हे अर्जुन योगी बनो, सबका त्याग करते चले जाओ, क्योंकि एक दिन इस पंचभूत से बने शरीर का भी त्याग करने के लिए तुझे तैयार रहना होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि तैयार रहना होगा। और मैं वीरेंद्र कुमार गोयल जी कुछ कहना चाह रहे थे, और मैं चाहूंगा वीरेंद्र जी आप भी कुछ प्रश्न अपने रखें डॉक्टर कामेश्वर से और डॉक्टर प्रोफेसर रत्नेश से, और डॉक्टर अंशुमन आप भी अपने प्रश्न पूछें, क्योंकि आपके भी कुछ प्रश्न जो होंगे मैं समझता हूँ कुछ डिफरेंट होंगे मेरे प्रश्नों से। अगर आप प्रोफेसर रत्नेश पाठक जी मुस्कुरा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अपने प्रश्नों मैं की? जरा नहीं, मैं शांति से बैठा हुआ हूँ। मैं वीरेंद्र जी को एक श्लोक पढ़ के सुनाना चाहता था। कुछ गड़बड़ हुआ ना जी जी, सुनाएं प्लीज। वीरेंद्र जी अगर आपकी इजाजत हो। आपका जो पूरा वक्तव्य मैंने सुना जब आप बोल रहे थे, हालांकि बीच में थोड़ी सी तकनीकी वो आ रही थी आवाज, जिसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। मैंने ये मुझे समझ में आया कि आप अंशुमान जी और कामेश्वर जी, ये तीनों लोग एक श्लोक से बिल्कुल सहमत होंगे, और आप तीनों लोगों के दृष्टिकोण जो है ये दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय का 43वां श्लोक है, जिसमें मेधा ऋषि से कुछ राजा और सुरथ और वैश्य जो है पूछते हैं कि भाई हमारे सब चीजों के नष्ट हो जाने का कारण क्या है। तो मेधा ऋषि उनको उत्तर देते हैं कि दिवांधा प्राणिना केचित रात्रा वंधास तथा परे केचित दिवा तथा रात्रो प्राणिस्तुल्य दृष्टिया। अब इसका अर्थ समझा देता हूं। कुछ लोग दिन में ही नहीं देख पाते हैं कि वास्तविकता क्या है, कुछ रात में नहीं देख पाते कि वास्तविकता क्या है, कुछ ऐसे होते हैं प्राणी जिनको दिन और रात दोनों में समान दिखाई देता है। तो आप सब लोग समदृष्टा हैं। अंशुमान जी को पता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, क्या गड़बड़ियां हैं, क्यों हो रहा है। कामेश्वर जी को पता है कि धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सनातन के क्षेत्र में क्या क्या गड़बड़ियां हुई हैं और कहां कहां हमने उसको छोड़ा, क्या हमारे उसकी वजह से परिणाम हुआ। आपको भी मालूम है अच्छी तरह से कि आगे भविष्य जो है वो हमारा भविष्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और हम बहुत गंभीर समस्याओं से जूझने जा रहे हैं। और ये चीजें कम से कम आप सब लोगों ने समवेत रूप में एक साथ एक सुर में लोगों को बताया, चेतावनी दी, कहा लोगों से, जो भी इस समय सुन रहे होंगे, जो आप लोगों को देख रहे होंगे या जितने दर्शक जुड़े होंगे, उनको ये चेतावनी तो मिली कि देखिए समय है, चेत जाइए, सुधर जाइए, संभल जाइए और चिंता कीजिए। अब एक छोटी सी बात मुझे बीच में जब रविंद्र जी बोल रहे थे तो मुझे एक छोटी सी बात याद आई।
हम सब जानते होंगे कि लगभग इस समय में पिछले वर्षों में, कुछ वर्षों में प्याज के दाम अचानक बहुत बढ़ जाते थे और प्याज अचानक मार्केट से गायब हो जाता था। इसमें कुछ सरकारें भी गिर गईं, कुछ और भी अलग अलग किस्म के परेशानियां खड़ी हुई। कभी कभी प्याज 180 से 220 रुपए किलो तक, मेरे समझ से आप लोगों ने वो देखा होगा। ये विगत कुछ वर्षों की बात है। आज वही प्याज और वही हरी सब्जियां मार्केट में उपलब्ध हैं। 10 रुपए से 8 रुपए किलो प्याज बिक रहा है। हरी सब्जियां 5 रुपए किलो के आसपास हो गई हैं, 10 रुपए किलो हो गई हैं। क्यों? इसका कारण और इसका उत्तर कामेश्वर जी के उस कथन में ही निहित है कि हमारा जो उपभोग था वो इतना बढ़ गया था कि वो जब नीचे आया तो अचानक सब कुछ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध मिला हमें, और हम देख नहीं पा रहे हैं कि हमें सब कुछ उपलब्ध है, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। हमारे पास अन्न की कोई कमी नहीं है, हमारे पास अन्न के उपजाऊपन की कोई कमी नहीं है, उपलब्धता की कोई कमी नहीं है। हमारे पास सब्जियों की, भोजन की, किसी भी तरीके के भोजन की, आप मांसाहार तो छोड़ दें, किसी भी तरीके के शाकाहारी भोजन की हमारे पास पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है। आप एफसीआई को कहें तो उनके पास लगभग 3 साल का भोजन पूरे देश के लिए उपलब्ध है, 130 करोड़ जनता के लिए। मजदूर भाग गए किस लिए? इतना ही तो आप नहीं कर सके। 8.5 करोड़ की आबादी है मजदूरों की कुल, जो प्रवासी मजदूर दूसरे जगहों पर काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य प्रांतों के। उसमें से कितनों को 10% से 20% को भोजन की आवश्यकता थी। आप उन्हें भोजन उपलब्ध कराते, वो कतई भाग के नहीं जाते। और ये जो महाप्रवास हो रहा है, जो आपको मैं याद दिलाऊं कि 1947 में 1.5 करोड़ लोग मात्र प्रवास किए थे जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, यानी हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान बना था। आज ये ध्यान रखिएगा, भविष्य भयावह है, 8.5 करोड़ लोग प्रवास करेंगे और ये विश्व का सबसे बड़ा महाप्रवास होगा, जिसके लिए ना आप तैयार हैं, ना आपकी व्यवस्था तैयार है। गलती क्या की है आपने? सिर्फ अपने जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध चीजें हैं उन्हें लोगों को दिया नहीं, बांटा नहीं, और हमने सोचा कि इसको सब हम जुटा के रख लेते हैं। अनाज तो सड़ रहा है, सरकार की गलती है, अनाज सड़ रहा है एफसीआई के गोदाम में। अभी बारिश आ जाएगी, आप देखिएगा आधा से ज्यादा अनाज सड़ जाएगा और फिर उसके बियर और शराब बनेंगे। विडंबना है कि उसी अनाज का उसका बहुत छोटा सा प्रतिशत, और जितना इस वर्ष की अभी खरीद होनी है, छोटा सा प्रतिशत आपको सिर्फ एक अच्छे कार्यशाला के तहत, मतलब आप सेना लगाते, अन्य संसाधनों को लगाते, संगठनों को लगाते, बंटवाते और मजदूरों से करते, 2 महीने आप बिल्कुल कहीं हिलो मत, हम आपकी देखभाल करेंगे। एक व्यक्ति कहीं भी नहीं जाता। और ये पूरा, ये जो समस्या, बड़ी सामाजिक समस्या जो अब उत्पन्न होने वाली है, जो अब उपलब्ध होगी हमारे सामने, जिसका आप जानते हैं कि डॉक्टर अंशुमान अभी जिक्र कर रहे थे कि हमारी प्राइमरी चिकित्सा, हमारी कम्युनिटी चिकित्सा, हमारी सेकेंडरी जो चिकित्सा की व्यवस्था है वो ध्वस्त हो जाएंगी, बुरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगी। गांव में जिस समय फैलेगा, आपके पास कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है, आपके पास डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, आपके पास दवाइयां उपलब्ध नहीं है और संसाधन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें बिल्कुल मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए। सकारात्मक पक्ष ये है कि अभी भी हमारे उन मजदूर भाइयों का, हमारे उन मजदूर बंधुओं का, वो हमारे ही नागरिक हैं। हम उन्हें अप्रवासी कह रहे हैं, हम उन्हें मजदूर कह रहे हैं, हम उन्हें भागने वाले कह रहे हैं, नहीं जी नहीं, हमारे ही भाई हैं, हमारे बीच के ही हैं। उनका इम्यून सिस्टम हमसे बहुत अच्छा है, और ये भी तय मानिए कि वो इस मरीज, इस रोग से लड़ने के लिए सबसे अच्छे उपयोगी योद्धा हैं। आप बाकियों को तो दवाइयां देंगे, रोकेंगे, समझाएंगे, वेंटिलेटर लगाएंगे, बड़े अच्छी चिकित्सा व्यवस्था देंगे, उन्हें वो सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो बहुत अच्छी सी एक प्राइमरी हेल्थ केयर अगर मिल जाए, छोटी सी, तो ही वो सब कुछ सुधर सकता है। ये बहुत सकारात्मक पक्ष है।
क्षमा कीजिएगा, मुझे बीच में आके बस इतना सा बोलना था, बोलने की इच्छा हुई थी, मैंने आप लोगों को निवेदन कर दिया। जी जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंशुमन, आप कामेश्वर जी से आपके कुछ सवाल थे शायद, तो आप उनसे पूछें तो हमारी दर्शकों को लाभ होगा उसका। जी जी, मैं सारी चीजों को मिला के कामेश्वर जी को मैं सुन रहा था, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, विज्ञान का विकास, सारी चीजों को मिला के कामेश्वर जी को मैं सुन, और तकनीक का विकास जब होता है तो जैसे आज हम डिजिटली कनेक्टेड हैं इन द एरा ऑफ लॉकडाउन, कोई बनारस में बैठे हैं, कोई दिल्ली में है, कोई नोएडा में है, कोई कहीं है, अलग अलग जगहों से हम कनेक्टेड हैं। ये इसका द्योतक है कि विज्ञान विकास किया। तो विज्ञान का विकास जरूरी है या नहीं जरूरी है, या वापस हमें एरोप्लेन से बैलगाड़ी के मोड पे जाना होगा? अगर हमें विज्ञान को विकास करना है तो बहुत सारी बीमारियां मेडिकल साइंस की हमने तब पकड़ी या तब उसका इलाज ढूंढा जब विज्ञान ने विकास किया। बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमने किया, वाकई देखा इसका फायदा है, जिसमें कंप्यूटर से लेके इलेक्ट्रॉनिक से लेके मोबाइल लेके इंटरनेट से लेके सारी चीजें आप देख रहे हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लेके बहुत सारे मॉलिक्यूलर मार्कर्स जो हम लोग मेडिकल साइंस में आज इस्तेमाल कर रहे हैं, विज्ञान का विकास है। तो अगर हम ये मान लें कि हम पूरी तरह से अतीत के परंपरा में जाना चाहते हैं, पूरी तरह से तो क्या विज्ञान विकास नहीं करे? कामेश्वर जी से मेरा ये सवाल है, क्या विज्ञान विकास नहीं करे? कामेश्वर जी से मेरा ये सवाल है। विज्ञान को विकास करना ही चाहिए और वो करेगा भी, उस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। केवल प्रश्न यह है कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में उपकरणों को न दे दिया जाए जो समग्र सृष्टि को मार डाले। पाशुपतास्त्र प्राप्त करके जब अर्जुन लौटते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं, हे अर्जुन, पाशुपतास्त्र का प्रयोग करके दिखाओ। अर्जुन प्रयोग करने चलते हैं तो आकाशवाणी होती है कि सावधान है अर्जुन, पाशुपतास्त्र अगर एक बार चढ़ गया डोरी पर तो यह सृष्टि का संहार कर देगा। लक्ष्यबद्ध इसका संधान किया जाता है। आइंस्टीन ने जब बम का सिद्धांत दिया और एक प्रशासक व्यक्ति ने नागासाकी हिरोशिमा पर निर्दोष लोगों के ऊपर उसका प्रयोग कर दिया, युद्ध समापन के बाद प्रयोग किया, ये दोनों में अंतर है। विज्ञान को दोष नहीं है, प्रयोक्ता को दोष है कि प्रयोग करने वाला उसका दिमाग कितना क्रूर है या कितना शांत है, उसकी जो सोच है जिसको थॉट कहते हैं, वो विश्व मनुष्य के लिए कितना उपयुक्त है और विश्व मनुष्य के लिए कितना खतरनाक है। एक व्यक्ति जो लैब से कोरोना को पैदा करता है और संपूर्ण विश्व में वितरित करा देता है, एक उसका भी दिमाग है, और एक व्यक्ति जो निरंतर योद्धा की तरह लड़ते हुए, एक डॉक्टर, एक पुलिस, एक नर्स, एक समाज सेवी व्यक्ति जो मनुष्यों को बचा रहा है, उसके भी दिमाग की सोच का अंतर है। विज्ञान को बढ़ना चाहिए, विज्ञान को मानवता के लिए वरदान होना चाहिए, मानवता के लिए अभिशाप नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। तो कामेश्वर साहब, तो मेरा इस पे थोड़ा सा ये निवेदन है कि ये तो आप भी सहमत हैं कि विज्ञान का विकास होना चाहिए, लेकिन जब आपने इसमें हमारे संस्कार, संस्कृति और शास्त्रों को बताते हुए कहा कि ऐसे किसी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए जिससे कि इसका नुकसान हो जाए, इसका मतलब है फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात आ जाती है। इसका मतलब है फिर पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात आ जाती है। जी, व्यक्तिगत चेतना जो विश्व में व्यक्ति की चेतना है, व्यक्ति आज इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वह विश्व को प्रभावित और दुष्प्रभावित कर रहा है। अतः उस व्यक्ति की चेतना, उसकी ट्रेनिंग कैसी है, उसका संस्कार कैसा है, किस प्रकार के पॉलिटिकल माहौल में वह जी रहा है, वह संपूर्ण विश्व को अपने अंडर में लेने की कामना तो कहीं नहीं कर रहा है, कहीं मोनोथिज्म के चक्कर में पड़ करके विश्व की आधी आबादी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। तो जो सैडिस्ट नेचर होता है मनुष्य का, उससे तो हमें सावधान रहना ही पड़ेगा। अब जैसे सतयुग में एक घटना घटित हुई थी, कम से कम कई करोड़ वर्ष पूर्व की घटना है, कि एक राक्षस ऐसा पैदा हुआ जिसकी जिह्वा बहुत लंबी थी और वो पूरा ऑक्सीजन खींच करके अकेले पी जाता था। तो 10 किलोमीटर के भीतर जो जीव जंतु रहते थे वो ऑक्सीजन के बिना तड़प करके अपना शरीर त्याग देते थे, उनका प्राण निकल जाता था। अकेला व्यक्ति ऑक्सीजन पी जाए,
या ऐसी परिस्थिति आ जाए कि पीठ पर ऑक्सीजन का जार लेकर के घूमना पड़े श्वास लेने के लिए, हम वैसी पृथ्वी नहीं देखना चाहते हैं। पृथ्वी मेरी माँ है, वो 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेती है और एक स्वस्थ मनुष्य 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। 1 मिनट में 15 श्वास, 1 घंटा में 900 श्वास और 24 घंटे में 21,600 जो श्वास लेता है वो संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति है। ये स्वास्थ्य की परिभाषा है, जिसमें वात पित्त कफ तीनों बैलेंस्ड हों, वह व्यक्ति स्वस्थ है। यही सतगुण रजगुण तमगुण अगर अलग अलग रहते हैं, उसमें रजगुण ज्यादा हो तो सृष्टि आगे बढ़ती है, विकास होता है। तमगुण ज्यादा व्यक्ति में बढ़ता है तो वो बम चला देता है, सर्वनाश कर देता है, मनुष्य को मार डालता है। हमें कहीं ना कहीं दवाओं के साथ, विकास के साथ नैतिक शिक्षा भी देनी होगी, नैतिक जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर लेनी होगी और विश्व उस दिशा में तैयार हो रहा है। हमें विश्व मनुष्य की बात करनी होगी कि विश्व मनुष्य का जीवन एक जैसा है। हमारे भीतर हम भले एंथ्रोपोलॉजी की बात करें, लेकिन वस्तुतः मनुष्य की चेतना में कोई अंतर नहीं। भेदक गुण खोजना चाहें कि एक शरीर से ज्यादा अच्छाई। जी डॉक्टर साहब। जी कामेश्वर जी, आपने जो बात कही इसका मतलब है कि हमें जो बच्चों की शिक्षा है, बचपन की शिक्षा, जिसमें एथिक्स, वैल्यू सिस्टम, संस्कार की बातें वहां से डालनी होगी, तभी हम आगे एक अलग भविष्य की कामना कर सकते हैं। कि बच्चे अगर नैतिक तौर पे शिक्षित रहेंगे तो आज जो कॉन्वेंट की, मॉडर्न स्कूल की चीजें आ गई हैं और कॉन्वेंट ट्रेनिंग हो रही है, वहां से लेके टेलीविजन पे चलने वाले चाइनीज या जापानीज सीरियल या वेस्टर्न के सीरियल जिसमें पिज्जा, फास्ट फूड, बर्गर दिखाया जाता है खाते हुए, वहां से लेके बच्चों की अपब्रिंगिंग जो हो रही है, बच्चा उसी मानसिक विकास के तहत आगे बढ़ता है जिसमें उसको सब कुछ यही लगता है जो बाहर से दिखाया जाता है। आपने जो बात कही इसका मतलब है कि हमें, कामेश्वर जी के पास लग रहा है आवाज थोड़ी धीमे पहुंच रही है। सिग्नल की प्रॉब्लम है। सिग्नल की, गोयल साहब आप कुछ कह रहे थे, सिग्नल की प्रॉब्लम है। कामेश्वर जी के पास सिग्नल की प्रॉब्लम आ रही है, वो धीरे से पहुंच रही है शायद, तो जिस वक्त सुनेंगे आई थिंक रिवर्ट कर देंगे। वहां से लेके बच्चों, मेरा सवाल तो बेसिकली कामेश्वर जी से ही था कि जी कामेश्वर जी आप शायद लाइन पे आ गए। कामेश्वर जी आपको आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप हमें? आप कुछ कह रहे थे। जी शायद उनको आवाज नहीं आ रही है। मैं एक पॉइंट रविंद्र जी, जब तक कामेश्वर जी लाइन पे आते, एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री की बात हम कर रहे थे, तो वो इतना आसान नहीं है। आज इंडस्ट्री को एक जगह से विस्थापित करके दूसरी जगह स्थापित करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है भारतवर्ष में, जहां पर सरकारों का जो इंडिफरेंट एटीट्यूड है, अगर ये माहौल में परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन नहीं किया गया, तो मुझे ये कोई पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती है। तो ये अपने आप में आने वाला समय, जो अभी रत्नेश जी ने बिल्कुल सही उस श्लोक के माध्यम से पूरी चर्चा एक सेंटेंस में पूरी व्याख्यात कर दी, तो उसमें आने वाली परिस्थितियां ये भी बहुत चैलेंजिंग होंगी। तो मेरे ख्याल से कामेश्वर जी आ गए हैं लाइन पे। कामेश्वर जी आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? कामेश्वर जी लाइन पे हैं, उनको आवाज नहीं पहुंच रही है और कामेश्वर जी ने उधर से अपना माइक्रोफोन म्यूट भी कर दिया है। तो तब तक हम रत्नेश जी से प्रश्न पूछते हैं। अंशुमन जी, आप रत्नेश जी से आई थिंक अपना प्रश्न पूछें। जी जी जी, ये नैतिक शिक्षा वाली जो बात है, ये रत्नेश भाई भी काफी अच्छे से बता सकते हैं कि बच्चों की नैतिक शिक्षा जो इससे मॉडर्न स्कूलिंग में प्योरली क्रिश्चियनिटी डोमिनेटेड कल्चर को, जो हमारे कल्चर की बात होती थी जिसमें
अभी के काल में ही देखें, कोरोना काल में हाथ धोना कितना बड़ा ये हो गया, ये नमस्ते प्रणाम करना, हग किस और हैंडशेक की जगह, यही कितना बड़ा द्योतक है कि हमने जिसको ट्रेन या एक्वायर किया अपने एक जनरेशन को 20 साल में कि हैंडशेक करो, हाय हेलो करो, वापस पूरा वर्ल्ड आ गया कोरोना प्रणाम पे। और हगिंग किसिंग और इससे दूरी बनाने के लिए मेडिकल एडवाइजरी जारी की जा रही है। तो अगर हमारे नैतिक शिक्षा का ये हिस्सा होता मॉडर्न साइंस पढ़ने के साथ साथ, तो वहां से पहले लेके फिर सीरियल में जो जापानीज चाइनीज कार्टून दिखा के और फास्ट फूड पिज्जा बर्गर का एडवर्टीजमेंट से लेके सारा कुछ ये दिखाते हुए जैसे ग्रो कराया जाता है, ऐसे मानसिक विकास के बाद उन बच्चों से हम कैसे उम्मीद करेंगे कि नैतिकता की बात करेंगे? साइंस में विकास करते हैं, उनके हाथ में परमाणु बम लगता है और उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, ये कैसे संभव है? बिल्कुल, आपका एकदम मौलिक प्रश्न है और बहुत गंभीर प्रश्न है ये। अब मैं इसको जो है दो तरीके से इसका उत्तर देता हूँ। 5-7 साल पहले एक हमारे यहाँ यूजीसी की परीक्षा होती है, जब हम आप पीएचडी करने जाते हैं, तो उस परीक्षा के सिलेक्शन बोर्ड में मैं बैठा हुआ, एक महिला आई जिनकी बहुत अच्छी शिक्षा अच्छे थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैं इसका टेबल 19 का टेबल बोल दीजिए। और मैथ से ही उन्होंने, मेरी बात को थोड़ा देर धैर्य से सुन लीजिए, गणित से ही उन्होंने मास्टर्स कर रखा था। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको टेबल पढ़ाए गए हैं? हमारे यहाँ तो देखिए, हम तो जब हिंदी माध्यम से पढ़ते थे तो हमें पहाड़ा पढ़ाया जाता था जी। तो हम पहाड़ा 1 2 दूना 4 2 3 6 ऐसे करके हम उसको याद करते थे और बड़े रोचक तरीके थे उसके। तो हमारा बेस अब भी इतना मजबूत है कि हमें आज भी 19 तक का पूरा पहाड़ा याद है। और 20 तो वैसे ही आप 20 को जो है मल्टीप्लाई करते जाइए, आराम से आप बोल सकते हैं। लेकिन वहां आके वो अटक गई और मुझे मजबूरन उनका वो जो परीक्षा फल था वो निरस्त करना पड़ा। अब आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति इस स्तर तक जाके अपनी बेसिक शिक्षा को भूल जाता है, तो हमारी तो एक सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा जो बेसिक शिक्षा है, जो एजुकेशन का बेसिक बेस है, प्राइमरी एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, वहीं पे इतनी खामियां हैं और इतनी सुधार की संभावनाएं हैं। अगर वहां से हमने उसको सुधार लिया, हमने मेधा अपने बच्चों की समाप्त कर दी है, हमने उनको रट्टू तोता बना दिया है, हमने उनके अंदर सोचने की, जिज्ञासा की, तर्क की, मौलिकता की जितनी भी चीजें थी वो खत्म कर दी हैं। अब वो सिर्फ वो करते हैं जो उनको सामने दिखाई देता है। तो अब वो थिंकर, फिलॉसफर, क्रिएटर, इनोवेटर न होकर मामूली से फॉलोअर हो गए हैं। वो रट्टा मार के परीक्षाएं पास करते हैं, रट्टा मारते हैं ताकि वो अच्छे अंक ला सकें। लेकिन अगर उनसे वही चीजें 4 साल बाद आप पूछ लीजिए कि आपने क्या पढ़ा था, उनको बिल्कुल याद नहीं होगा। और ये विडंबना है कि मैं आपके उस हिस्से पर भी, आपके प्रश्न के उस हिस्से पर भी आ रहा हूं कि जो हमारा मौलिक सनातन शिक्षण पद्धति थी, उसको जब मैकाले की पद्धति में परिवर्तित किया गया 1947 के आसपास के बाद से, जब पूरी शिक्षा पद्धति में आमूलचूल परिवर्तन लाया गया, तो हमारी जो पूरी शिक्षा पद्धति थी वो क्लैरिकल हो गई। हम सिर्फ क्लैरिकल लोगों का उत्पादन करने लगे। हमारे पास विज्ञान, हमारे पास बौद्धिक चिंतक, हमारे पास दार्शनिक, हमारे पास कलाकार, इनकी बहुत बड़ी कमी होती चली गई। उनमें से आप आज देख लीजिए 10 से 15%, 20% निकलते हैं जो मेधावी हैं। बाकी उनको ये कहा जाता है बस पढ़ो लिखो, पास करो, एग्जाम पास करो, अच्छे अंक लाओ और उसके बाद डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ या कुछ ऐसा बन जाओ, तुम सरकारी नौकरी में चले जाओ। उसके अलावा जिंदगी का कोई लक्ष्य ही नहीं है। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी परिस्थिति होगी जी।
कितनी विषम रत्नेश भाई और परिस्थिति गोयल होगी। साहब, आप दोनों इसको ध्यान से सुने जो मैं कहने जा रहा हूं, क्योंकि इस पे आप दोनों का ओपिनियन चाहिए। बच्चे को आपने पढ़ाई जैसे करा दिया, आपने समझा दिया, खाने की ट्रेनिंग दे दी, फास्ट फूड मतलब फूड को ही फास्ट कर दिया, आपने उसको कल्चर दिया नहीं कि प्रॉपर इंडियन फूड का महत्व क्या है और प्लेट में लगा के बैठ के तसल्ली से खाना खाने का मतलब क्या होता था। मेडिकल साइंस के हिसाब से मैं बताता चलता हूं कि प्रॉपरली जो हम खाना खाते हैं, टिपिकल इंडियन क्लासिकल इंडियन फूड, फाइबर, बैलेंस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी की समस्या कम रहती है और आप जनरल स्वस्थ रहते हैं। जो सो कॉल्ड फास्ट फूड खाते हैं या पैकेट फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, उसमें बहुत सारे एक तो केमिकल होते हैं जो कैंसर फॉर्मिंग केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे फैटी एलिमेंट होते हैं जो आपको मोटापा करते हैं, डायबिटीज, हाइपरटेंशन की समस्या, प्रेजेंट सिचुएशन में रिस्क, हाई रिस्क फॉर कोरोना की डेथ। फिर उस बच्चे को नाइट लैग की आदत पड़ती है, रात में जगना, क्योंकि उसको बड़े होके एमएनसीज के लिए काम करना है जहां का टाइम जोन डिफरेंस हमसे है। तो यहाँ पे गोयल साहब को इसलिए भी मैंने इन्वॉल्व किया कि एमएनसीज तो हमारे यहाँ क्या एम्प्लॉयमेंट की इतनी जगह है कि हम अपने बच्चों को यहाँ एब्जॉर्ब कर सके, एक बात। दूसरी बात, फिर इन बच्चों को मोबाइल की दुनिया में ही एक वर्चुअल, एक काल्पनिक दुनिया में सिमेट के रख दिया गया है, जिसमें कि उसी में समझते हैं वही दुनिया है। ये बच्चा फिर एक कुकुन, एक काल्पनिक दुनिया में जब जीता है, जो जितने लाइक फेसबुक के या जितने व्हाट्सएप पे, टिक पे वो उत्साहित होता है, उसको पेड़ पे चढ़ने और समुद्र या नदियों में तैरने के उत्साह, एडवेंचर को भूल चुका है। और यही बच्चा जब छोटे से किसी चीज से उदासीन होता है लाइफ में, सुसाइड तक करता है। ये समस्या कितनी गंभीर हो रही है। तो इसमें कैसे हम थोड़े थोड़े परिवर्तन, आज ये टीवी डिबेट करके हम इसको खत्म नहीं करना चाहते हैं, किस तरह से छोटे छोटे बदलाव शुरू करें हर घर में, जितने दर्शक देख रहे हैं, जो आगे भी देखेंगे इस वीडियो को, शुरू करें कि सब में परिवर्तन, हर उम्र में थोड़ा परिवर्तन हो, चाहे वो 60 से ऊपर वाले हों, उनका एक दायित्व है, हमारा दायित्व है, जो बच्चे हैं उनका दायित्व है, और सबका कर्तव्य और अधिकार है कि एक नए भारत की शुरुआत हो। जी रत्नेश भाई, गोयल साहब। अच्छा, पहले गोयल साहब बोलेंगे या मैं बोलूं? गोयल साहब बोल लेंगे। नहीं, देखिए, जहां तक ये बड़ा वैलिड आपने सवाल उठाया है कि एमएनसीज कल्चर में अगर हम बच्चों से को उससे वापस लाना चाहते हैं, तो क्या हमारी बाकी इंडस्ट्रीज में इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की संभावनाएं हैं? तो आज की डेट में अगर हम बात करते हैं तो शायद इसका उत्तर होगा अभी हम पूरी तरह से तैयार नहीं हैं। लेकिन भारतवर्ष इतना बड़ा देश है, जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, जब हम यहाँ पर जितने हमारे लीडरशिप ने नारे दिए हैं, अगर हम उन सब पे जाते हैं तो धीरे धीरे हमें एक क्लाइमेट बनाना होगा। और मैं समझता हूं, मैं बहुत आशान्वित हूं, अगर जब बात ठान ली जाएगी कि वो हमें क्लाइमेट बनाना है तो वो संभव है। हमारे देश में इतने रिसोर्सेज हैं कि हम एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक सूचीबद्ध तरीके से हमें चलना होगा, इसकी एक नीति बनानी होगी, उस पर क्रियान्वयन करेंगे तो मैं पूरी तरह से आशान्वित हूं कि हम ऐसा कर सकते हैं। और हम भारतवर्ष में, अपने ही देश में, अपनी युवा पीढ़ी को, अपनी अगली जनरेशन को हम इस तरीके से उनको हम पोषित कर सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें मैं कोई बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं। जी आपका एमएनसी वाला, जी रत्नेश भाई। मैं अंशुमान जी के एक बहुत पुराने लेख की तरफ उनका ध्यान ले जाना चाहता हूं। आपने एक बहुत समय पहले लेख लिखा था कि लेट्स गेट बैक टू आवर रूट्स, बैक टू बेसिक्स, जड़ों की तरफ हम वापस चलते हैं, बैक टू बेसिक्स। जी हाँ। तो बहुत नाटकीय परिवर्तन करने की कोई जरूरत नहीं है हमारे जीवन में, और ना ही उतने बड़े ड्रामे की कोई अभी जगह है हमें बड़े छोटे छोटे से परिवर्तन करने होंगे।
और वही देखिए, वही स्वीकार्य होगा। आपने एक चीज देखी होगी कि अभी रामायण और महाभारत नाम के 2 सीरियल आए दूरदर्शन पे, जैसे ही लॉकडाउन लगा, एकाएक दूरदर्शन की टीआरपी बहुत बहुत ऊंची चली गई। सब लोगों ने देखा, सब बच्चों ने देखा, लोगों के घर में बच्चे जो है वो, मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया पे लोग बच्चों की फोटो जो है डाल रहे थे जिसमें वो हनुमान जी बने हैं और उस कैरेक्टर्स को जी रहे हैं, उसके साथ खेल रहे हैं, उसको आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ा नाटकीय परिवर्तन नहीं है। हाँ, ये हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में और हमारे टेलीविजन में जबरदस्ती उसको घुसाया गया और हमने उसको आत्मसात किया। दूसरी चीज, हमारा खान पान जो है वो ये आप समझ लीजिए कि हमारे खान पान में हमें जबरदस्ती ये सिखाया गया कि नहीं, आप लेके चलिए खाने को, पैकेट फूड लेके खाइए। चिप्स तो हमारे यहाँ, आप सोचिए ना कि चिप्स तो हमारे यहाँ आदिकाल से बनता आ रहा है। आपको भी याद होगा कि बचपन में अगर आपकी माँ पिताजी घर में लोग चिप्स बनाते थे, हमारे यहाँ फास्ट फूड बनता ही था। गुजिया हमारा फास्ट फूड है, अचार हमारा फास्ट फूड है, कि हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी कैरी कर सकते हैं। परिभाषाएं सिर्फ आपने बदल दी कि आप बर्गर अगर खाएंगे तो आप कूल लगेंगे बेचने के लिए। पैकेट फूड लेके खाइए, चिप्स तो हमारे यहाँ बचपन। जी रत्नेश भाई, हम उसको कहीं भी ले जा सकते हैं। रत्नेश भाई क्या जुड़े हुए हैं? नहीं, शायद कनेक्शन टूट गया है। कनेक्शन टूट गया है जी। इस पे मेरा जो कंसर्न है, मुझे ऐसा लगता है कामेश्वर जी का कनेक्शन जुड़ गया है। कामेश्वर जी का कनेक्शन जुड़ गया है जी। कामेश्वर जी सुन पा रहे हैं आप? कामेश्वर जी का कनेक्शन जुड़ गया है जी। डॉक्टर अंशुमन, जो आपका प्रश्न था अब आप रखिए डॉक्टर कामेश्वर के समक्ष। जी कामेश्वर जी, मेरा प्रश्न था उसको मैं, और क्योंकि रत्नेश भाई ने भी थोड़ा बताया, अब मैं दूसरी तरह से रखना चाह रहा हूँ कि 1947 में भारत हिंदुस्तान आजाद हो गया। उसके बाद 2 तरह की बीमारियां हम डिवाइड करते हैं, संक्रामक बीमारियां और गैर संक्रामक बीमारियां, मतलब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। तो आमतौर पे देखा जाता है देश विकास करता है तो कम्युनिकेबल डिजीज कम होने लगती है, जैसे मलेरिया, डेंगू, हैजा, कॉलरा जिसको कहते हैं, टाइफाइड जैसी समस्याएं कम होंगी, क्योंकि आप साफ सफाई, क्लीनलीनेस, गुड वाटर क्वालिटी, खाना अच्छा हो, ये सब मिलने लगता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे हार्ट डिजीज और कैंसर कम होने लगता है, बढ़ने लगता है, जैसे डेवलप्ड कंट्री में हुआ। तो हिंदुस्तान में लेकिन एक विडंबना क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीजेज बढ़ी, मतलब डेंगू मलेरिया के केसेस भी बढ़ते गए, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब कैंसर, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, डायबिटीज की समस्या बढ़ी। तो ये क्यों हुआ कि हमारे ऊपर प्रोबेबली 1947 के बाद हम फिजिकल रूप से तो आजाद कर दिए गए, लेकिन मानसिक गुलामी एक व्यवसाय और व्यापार के तहत वैश्विक स्तर पे इंडिया पे थोपा गया, क्योंकि हमारी आबादी एक्सपेक्टेड थी कि बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि हिंदुस्तान, अगर मेरे हिसाब से मानिए तो विश्वगुरु एक ही चीज में है, जनसंख्या में, कि जितनी तेजी से आबादी हम बढ़ा सकते हैं, इतनी तेजी से बढ़ाने वाला देश कोई भी नहीं है, उसमें हम सबसे आगे रहते हैं। तो ये जब व्यापारियों को ये पता था तो कंज्यूमर बिहेवियर को समझते हुए, दूसरा कंज्यूमर बिहेवियर हिंदुस्तान का था कि हिंदुस्तानी लोग इमोशनल होते हैं। तो टीवी पे कुछ एडवर्टीजमेंट देख के, और जो हमारे इंडस्ट्री के नाचने गाने वाले लोग होते हैं, जिसको आप लोग बॉलीवुड बोलते हैं, शायद गोयल साहब, नाचने गाने वाले लोग होते हैं, जिनको सेलिब्रिटी बोला जाता है, सेलिब्रिटी नहीं है, कैसा उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, नाचने के पैसे ले रहे हैं, उनको एडवर्टीजमेंट में लाके और मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाता है बच्चों को, कि ये ब्रांड, ये खाना और ये सिगरेट पीना, ये शराब पीना, ये आपका जीवन का हिस्सा होगा, तभी आप, जो रत्नेश भाई कह रहे थे, कूल महसूस करोगे। तो मतलब ये नेक्सस के तहत अगर ये किया जा रहा है, तो मेरा ये सवाल था उस समय कि बच्चों के नैतिक शिक्षा शुरुआती से, शारीरिक रूप से बच्चा स्वस्थ, मानसिक रूप से बच्चा स्वस्थ,
और बाद में बच्चा जो काम करे अपने टर्म एंड कंडीशन पे काम करे। ये ना कि हिंदुस्तान की रात हो और दूसरे देश की सुबह हो और बच्चा हिंदुस्तान की रात में जगह काम करे और हिंदुस्तान के दिन में सोए, तो भारत का भविष्य फिर अंधकार का भविष्य होगा। उजाले के भविष्य की उम्मीद हम नहीं कर सकते इस भारत से। कामेश्वर जी। कामेश्वर जी आपका माइक म्यूट हो गया है। कामेश्वर जी आपका माइक उधर से म्यूट हो गया है, हम सुन नहीं पा रहे हैं। आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा, तभी आपकी आवाज हम तक पहुंच पाएगी, दर्शकों तक पहुंच पाएगी। अंशुमन जी, मुझे लगता है कामेश्वर जी के साथ फिर कुछ तकनीकी खराबी आ गई है। अंशुमन जी, ये देश का दुर्भाग्य है कि आपने बहुत सही बात कही कि आज जो वो नाचने गाने वाले हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ नहीं किया, और आज हम पूरी देश उनको सर माथे पर बैठाता है। और आज जो क्रिकेट, एक मैं क्रिकेटर का नाम नहीं लूंगा, जिनको हम गॉड ऑफ क्रिकेट मानते हैं आज की डेट में, जब वो एक फरारी इंपोर्ट करते हैं तो पूरा देश जुट गया था कि उनकी फरारी की कस्टम ड्यूटी माफ होनी चाहिए। जिस इंसान ने अरबों खरबों रुपए कमाए हों और वो फरारी की ड्यूटी माफ करने के लिए उन्माद पैदा कराता है, तो ये केवल इस देश में ही संभव है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, जो आप एक वर्ड इस्तेमाल किया कि व्यवसाय इसको लिया गया हमारी मेडिकल केयर को, और उसके तहत साजिशन बहुत सिस्टमेटिकली चीजों को किल किया गया। फॉर एग्जाम्पल, हमारा आयुर्वेद का विज्ञान, जहां पर हमारे वेदों में लिखा हुआ है किस रोग का उपचार आयुर्वेद के माध्यम से नहीं हुआ, मंत्र उपचार के माध्यम से नहीं हुआ, उसको धीरे धीरे आज वो नौबत आ गई है कि हमें एक आयुष मंत्रालय खोलना पड़ा है और हम उसका प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, और हम और आप भी मेहनत कर रहे हैं कि उसको प्रचार करके लाए। जी गोयल साहब, लेकिन इस सीरीज में हो सकता है कुछ दर्शक ऐसे हों, रविंद्र भाई जानते हैं, जो कि पहले की सीरीज में नहीं जुड़े हों, जिन्होंने एलोपैथ आयुर्वेद के सामंजस्य की सीरीज रविंद्र गौतम जी चला रहे हैं, तो उनसे ये बात भी क्लियर करते चाहिए, रत्नेश भाई भी क्लियर कर दें कि जो बात सेलिब्रिटी की हो रही है, तो आज आयुर्वेद के नाम पे कोई भगवा का बाबा जाना जाता है जो आयुर्वेद का आचार्य नहीं है, आयुर्वेद की जानकारी नहीं है, और मेडिकल साइंस ये मानता है कि कोई भी चीज एविडेंस के तौर पे हो। जिस आयुर्वेद की बात आप कह रहे हैं या ये सीरीज चल रही है रविंद्र गौतम जी के सौजन्य से, उस आयुर्वेद को मेडिकल साइंस भी मानता है, इसीलिए सामंजस्य की बात हो रही है। तो ये पहले दर्शकों की अवधारणा दूर करनी होगी। टेलीविजन पे दिखाए लाल पीली बोतलें आयुर्वेद नहीं है, टेलीविजन पे दिखाई जाने वाली मल्टी करोड़ बिजनेस आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद शुरू होता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, एक उदाहरण के तौर पे अष्टांग योग। आयुर्वेद इतना बड़ा है, ये समझाना पड़ेगा। और आयुर्वेद प्लास्टिक की बोतल में पैक आयुर्वेद नहीं होता है। जी जी रत्नेश भाई। जी जी जी, मैं आप लोगों को दो छोटी छोटी चीजें, पहले तो अब चूंकि आयुर्वेद का ही विषय है तो मैं पहले आयुर्वेद पर ही दो शब्द कहना चाहता हूँ। मुझे तो आयुर्वेद का कोई अनुभव नहीं है। मैं चूंकि एक ऐसे शहर में पैदा हुआ जहाँ एक समय में, और आज भी आपने तो देखा होगा, डॉक्टर अंशुमान को जाना पड़ा था, सुश्रुत वहीं थे, पतंजलि वहीं उनका जन्म हुआ। तो हमारे आसपास तो वैद्य लोगों का भंडार हुआ करता था। और हम जब बचपन में जाते थे, जैसे हमें सर्दी खांसी हुई या कुछ थोड़ी सी पेट में कोई परेशानी हुई या लूज मोशन हुई, तो हम तुरंत दौड़ते थे वैद्य जी के पास। और हर मोहल्ले में, गांव में एक वैद्य जी होते थे। बाद में ये परिस्थितियां आई कि 70-80 के दशक के बाद जो है चिकित्सा का क्षेत्र जो है उसकी बड़ी कमर्शलाइजेशन शुरू हुआ उसका। वरना गांव में एक वैद्य होता था, गांव का एक डॉक्टर होता था, गांव के आसपास एक डॉक्टर होता था, इतनी बीमारियां नहीं होती थी और लोग आराम से जाके उनसे अपना इलाज करवाते थे। और जो वैद्य होता था वो वैद्य भी, मैंने अपने जीवन काल में, मैंने अपनी चैतन्यता में ऐसे वैद्य देखे हैं, यदुनंदन उपाध्याय जी, जिनको नाड़ी तंत्र का
ज्ञान था, और उनके यहाँ लोग जब जाते थे तो वो नाड़ी पर स्पर्श नहीं करते थे किसी का, नाड़ी पर एक धागा बांध देते थे और 2 मीटर दूर या 3 मीटर दूर या उससे भी कुछ ज्यादा दूरी पर बैठते थे और उस धागे को पकड़ के उससे जो है व्यक्ति के रोग का पता लगा लेते थे और उसको सटीक दवाइयां देते थे। ये था आयुर्वेद। एक व्यक्ति के आंखों के अंदर देखकर उनको पता लग जाता था कि उस व्यक्ति की के अंदर की शरीर की जो संरचना है वो ठीक काम कर रही है, नहीं काम कर रही है। आज भी देखिए डॉक्टर लोग जो है अगर जॉन्डिस जैसी बीमारी हो जाए तो आंख को नीचे करके पुतलियों के नीचे देखते हैं कि वो रेडिश है या येलोइश हो गई है। ठीक है, वो जांच का एक तरीका है। लेकिन आयुर्वेद ये तय समझिए कि हमारे समग्र जीवन शैली के लिए सर्वोत्तम उपचार था। कारण चिकित्सा विज्ञान, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, वो तात्कालिक चिकित्सा करता है। आयुर्वेद समग्र चिकित्सा करता है और जड़ मूल से किसी भी व्यक्ति के अंदर उपलब्ध किसी भी प्रकार की जो विकार है उसको जड़ मूल से समाप्त करता है आयुर्वेद, और बिना किसी आफ्टर इफेक्ट के। मतलब आयुर्वेद की चिकित्सा में आप कभी नहीं देखेंगे कि किसी व्यक्ति को किसी दवा से एलर्जी हो जाए, वो चाहे जितना खा जाए। तो रत्नेश भाई, आयुर्वेद की दवा मैं इस पे एक जी और दूसरा ये है कि आप एक्सेसिव यूज भी अगर करते हैं तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बढ़िया है, आयुर्वेद की दवाओं को अपने आप वो शरीर से निकाल बाहर करता है, केमिकल के साथ वो चीजें नहीं है। आपका प्रश्न अंशुमान जी। जी, मेरा फिर प्रश्न ये है कि जहां हम बात कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से एक रिफॉर्म की, एक नए भारत की कल्पना की, एक नए भारत के भविष्य के बारे में हम जब सोच रहे हैं, कल, आज और कल, आने वाले कल, टुमारो की बात, तो क्या इस तरह की चीज इतने बड़े स्तर पे व्यवसाय के तौर पे, व्यवसाय की बात हम कर रहे हैं, व्यवसाय के तौर पे हो रहा है? क्या हमारी सरकार या हमारे लोग अंधे हैं, उनको दिखता नहीं है कि टेलीविजन पे बताए जाने वाले 2 तरकीब आयुर्वेद कैसे हो सकता है, जिसमें चरक संहिता में जब लिखा है 24 गुणों का पहले अध्ययन आयुर्वेदाचार्य करते थे, जब मरीज उनके कमरे में घुस रहा होता 24 गुण तय कर लेते थे। मतलब कैसे चल के आ रहा है, क्या इसके चेहरे पे भाव है। उस आयुर्वेद को इतना गिराना पड़ा कि इसका व्यापार चालू हो गया। तो इस पे सभी लोग मौन क्यों है? क्या मैं कहूं इसमें कुछ राजनीतिक फायदे छुपे हैं, या लोगों के मनोभाव, उनके इमोशंस के साथ खेले जा रहे हैं, या मैं कहूं कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है? जी 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 बताएं। नहीं, ये शैतानी गोरख धंधा है। ये शैतानी गोरख धंधा है, इवल्स बिजनेस। और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, गोयल साहब भी जानते हैं कि शैतानी कारोबार कभी बंद नहीं होता। खुदाई कारोबार बंद हो जाएगा लेकिन शैतानी कारोबार बंद नहीं होता। क्या सरकार को पता नहीं है कि शराब की दुकानें और शराब पीने से क्या नुकसान होते हैं? लेकिन इस लॉकडाउन में भी सबसे पहले जो चीज खोली गई वो थी शराब की दुकान। क्या सरकार को पता नहीं है कि तंबाकू से क्या नुकसान होता है? 100% पता है, लेकिन उसकी भी एक लॉबी है। क्या लोगों को ये नहीं पता है कि आयुर्वेद की दवा प्लास्टिक के बोतल में नहीं रखी जानी चाहिए? 100% सबको मालूम है, हर व्यक्ति जानता है। लेकिन 2 चीजें, एक ये शैतानी कारोबार है, और इस शैतानी कारोबार के पीछे लगे हुए लोग आप भी जानते हैं अंशुमान जी, गोयल साहब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आप उनसे सीधा मुकाबला तो नहीं कर सकते। आप उनसे सीधा मुकाबला नहीं कर सकते। और उनसे सीधा नहीं तो क्या, आपने जो बहुत समय पहले जो आपने लेख लिखा था, लेट्स गेट बैक टू योर बेसिक्स, तांबे के बर्तनों में भोजन करना हमने क्यों बंद कर दिया और स्टील हमने क्यों उपयोग कर लिया? हमारे वो पत्तल जो पलाश के पत्तों से बनते थे, उसकी पूरी इंडस्ट्री खत्म कर दिया आपने। कितने लोगों को रोजगार मिलता था उससे?
कितना शुद्ध था वो। आज भी दक्षिण भारत में तो ऐसा नहीं है कि आप उनके भोजन शैली को परिवर्तित कर दें। वो केले के पत्ते पर ही खाना पसंद करते हैं। वो डोसा वहां पैक भी करेंगे तो केले के पत्ते में ही पैक करेंगे। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी उस मानसिकता और उस शैतानी कारोबार, शैतानी गोरख धंधा जिसको आप कहते हैं, उस शैतानी गोरख धंधे ने बहुत गोलमाल कर रखा है। तो ये क्या उत्तरी भारत और पूर्वी भारत के लोग, जी उसका निवारण? जी बोलिए। तो क्या उत्तरी भारत और पूर्वी भारत के लोग ज्यादा भावुक है, ज्यादा भावनात्मक प्रवाह में बह जाते हैं? दक्षिणी भारत के लोग अगर अपने संस्कार संस्कृति को नहीं छोड़ रहे हैं और उत्तरी भारत के लोगों पे सारा व्यापार थोपा जा रहा है, तो ये नागरिकों की, जनता की कमी है या फिर शैतान तो वहां भी होंगे, दक्षिण भारत में भी होंगे, उत्तरी भारत में भी है? उत्तरी भारत और पूर्वी भारत से मतलब मेरा है उत्तर और पूरब जो भारत का हिस्सा है, क्यों इतना अफेक्टेड है? नहीं, सिर्फ एक चीज का अंतर है, एक चीज का अंतर है, सिविक सेंस का, सामाजिक संचेतना जो हमारी है। अभी मैं ये एक बड़े ब्रॉडर उस पर आपको दिखाऊं। आप अभी चल रही है चर्चा इस बात की कि मंदिरों को खोला जाएगा। यह हल्ला मच रहा है, मांग हो रही है, मंदिरों को खोला जाएगा। आप आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में जाकर देखिए, वहां सोशल डिस्टेंसिंग आपको बतानी नहीं पड़ेगी, वहां क्यू आपको लगानी नहीं पड़ेगी, कतार अपने आप लगती है। कोई व्यक्ति मंदिर में विग्रह को छूने का प्रयास नहीं करता है। यहां क्या है, जब तक उस मूर्ति का स्पर्श न कर लें, जब तक आप 2-4 लोगों को धक्का न मार लें, जब तक आपका फल फूल जो है वो गिर न जाए जमीन पे, दर्शन तो आप सफल मानते ही नहीं है। ये सिविक सेंस है। इसमें किसी तरीके भावनात्मक किसी तरीके का उद्वेग है, न ही ये रीजनल डिफरेंशिएशन है, क्षेत्र का अंतर नहीं है। ये उस सिविक सेंस का अंतर है। उस सिविक सेंस को जिस दिन आप जागृत कर देंगे, लोग कहेंगे ठीक है, हमारा पलाश के पत्ते का पत्तल जो है, हम उस पर भोजन क्यों नहीं करेंगे। हम लंच अगर लेके जाना है तो वो जो फाइल होती है उसको आप क्या कहते हैं, एल्युमिनियम फाइल। एल्युमिनियम फाइल में हम रोटी लपेट के क्यों लेके जाएंगे? क्यों नहीं हम पलाश के पत्ते में लपेट के लेके जाएंगे जो बायोडिग्रेडेबल है, उसको निकालेंगे, फेंक देंगे, कोई नुकसान नहीं होगा। आप उसको नदी में बहा दीजिए, नाले में बहा दीजिए, वो तो डिग्रेड हो जाएगा, जमीन में दबा दीजिए। तो ये सोच जो मानसिकता है उसको बदलने की आवश्यकता है। झोला लेके नहीं जा सकते, लेकिन प्लास्टिक की पिन्नी में बहुत सारा सामान खरीद के आप घर लाएंगे, फिर उस प्लास्टिक की पिन्नी में ही आप ढेर सारा अपना कूड़ा जो है इकट्ठा करके उसको वापस कूड़े के उस पर फेंक देंगे। तो आप क्या कहेंगे? इसमें कोई रीजनल डिफरेंशिएशन नहीं है। ये एक मानसिक स्तर की बात है कि अगर आप तैयार हैं, सिविक सेंस आपके अंदर है, तो आप बड़े आराम से इस चीज को कर सकते हैं और बिल्कुल आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आज भी दिल्ली में रहने वाले जो दक्षिण भारतीय परिवार हैं, जो दक्षिण भारतीय मंदिर है, आप उनमें कभी जाएं और देखें कि उनका सिस्टम किसी को ये नहीं कहता कि आप डंडा लेके कोई आदमी खड़ा होगा, वो कहेगा आप लाइन लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग करिए। वो अपने आप ही एक क्यू में खड़े होते हैं और देखते हैं कि आगे वाला आगे बढ़ेगा तो हमें दर्शन हो जाएंगे, धक्का देंगे कोई फायदा नहीं होगा। ये सिविक सेंस की बात है। ये हमें जागृत करना पड़ेगा, ये हमारे बेसिक एजुकेशन में हमें डालना पड़ेगा, लोगों के अंदर नस नस में इसको डालना पड़ेगा। भोजन की पद्धति में कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे यहाँ पीतल की थाली होती थी। गोयल साहब, मेरे समझ से आप तो शायद कानपुर के हैं, तो आपको पता भी होगा कि हम लोग के उस तरफ जो है, आपके साथ पूर्वजों के समय तक पीतल के बड़े थाल, पीतल के बड़े वो भगोने और घड़े रत्नेश जी के समय तक नहीं, हमारे समय तक भी था, वीरेंद्र जी के समय तक भी था। पीतल का ही नहीं, कांसे का भी। मैं ये कह रहा हूँ कि वो प्रयोग में थे, वो उपयोग में होते थे उस समय तक, वो उपयोग में होते थे। इस पे जो दर्शक देख रहे हैं रत्नेश भाई जो दर्शक देख रहे हैं, अभी तक लोगों को यही पता होगा मैं मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूं और देश विदेश से डिग्रियां करने के बाद रविंद्र जी जानते हैं मेरा खाना आज भी पीतल की थाली में होता है, मैं अपनी थाली लेके जाता हूं।
तो ये पहला समाधान आपके लिए, दर्शकों के लिए ये है कि अपनी छोटी थाली लेके भी जा सकते हैं ऑफिस, प्लास्टिक इस्तेमाल बंद करें, पीतल की चम्मच एक बैग में रख सकते हैं। जी वीरेंद्र जी, आप प्रश्न पूछे, क्योंकि मैं एक आखिरी प्रश्न सभी लोगों से जी मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब की रत्नेश जी की बात से ही आगे बढ़ते हैं एक सकारात्मक सोच के साथ। जी वीरेंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो अब तक घट चुका है वो तो एक बात हो गई कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। आगे आने वाले टाइम में हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी शिक्षा पद्धति में एक बहुत जबरदस्त परिवर्तन की जरूरत है, और हम प्राइमरी एजुकेशन का जो ये सब चीजें हमें बाद में दिक्कत आती हैं उसका प्राइमरी एजुकेशन का ही हमें हिस्सा बनाना चाहिए, जो सिविक सेंस वाली बात है, इन स्पेसिफिक रेफरेंस टू अवर कंट्री इंडिया। दूसरी बात, मुझे हमेशा से एक कमी खली है, मैं अपना एग्जांपल देता हूं कि जब आज से करीबन 20-22 वर्ष पूर्व हमें जरूरत महसूस हुई एक मोटिवेशनल स्पीकर की, मोटिवेशनल ट्रेनिंग की, तो जब मैं उस ट्रेनिंग के दौरान गुजर रहा था, मैं अपना निजी अनुभव शेयर कर रहा हूं, तो मेरे मन में एक नेचुरल सवाल आया कि ऐसी हमारी शिक्षा प्रणाली में क्या कमी रह गई कि जो आज करीबन उस समय मान के चलिए कि 35-37 वर्ष की उम्र में हमें उसकी जरूरत पड़ी, जो हमें अपनी शिक्षा प्राइमरी शिक्षा में नहीं मिली। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम प्राइमरी एजुकेशन का हिस्सा बनाएं, तो ये जो हमारी पीढ़ी जब निकलेगी बड़ी हो करके तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन होगी। तो ये एक सकारात्मक सोच के साथ हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जी आप सही कह रहे हैं वीरेंद्र जी, सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। जो आपने एक बात कही कि जो निकल गया सो निकल गया, आगे आने वाले पे देखना है। तो प्रश्न मेरा आप सभी से एक एक करके यही है, जो आज का था कि कल, आज और कल का टॉपिक, तो आने वाले कल को हम कैसे बेहतर बनाएं, इसके बारे में मैं चाहता हूं सभी पैनलिस्ट से अपनी बात रखें, अपनी राय दें। और मैं शुरुआत डॉक्टर अंशुमन, सबसे लास्ट में मैं आपके पास आना चाहूंगा, रत्नेश जी से शुरू करूंगा और सबसे लास्ट में आपके पास। रत्नेश जी, रत्नेश जी का फ्रेम फ्रीज हो गया है, उनके सिग्नल्स प्रॉपर नहीं है। वीरेंद्र जी आप ही रखें। जी, आने वाले कल की परिकल्पना में बहुत स्पष्ट है रविंद्र जी, हमें अपनी सोच में, हमें अपने आहार में, व्यवहार में, आचरण में एक परिवर्तन करना होगा। अपने जिंदगी को बहुत, अभी डॉक्टर अंशुमन ने एक बहुत बढ़िया शब्द का इस्तेमाल करा, सरल और तरल। हमें अपने जीवन को सरल और तरल बनाना होगा। जो हम अपने फाइनेंशियल वर्ड में एक हम वर्ड यूज करते हैं फाइनेंशियल जगत में, एक्स्ट्रा फ्लैप्स, हम सब ने अपनी जिंदगी के चारों तरफ बहुत सारे एक्स्ट्रा फ्लैप्स इकट्ठे किए हुए थे, हमें उनको छांटना होगा और हमें अपने नेचुरल बीइंग में होना होगा। हमें प्रिवेंशन की तरफ ध्यान देना होगा, हमें अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, और कहीं ना कहीं जो हम एक फाइनेंस को अपने पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए थे, हमें उस पे भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा करके अपने परिवार, अपने स्वजनों के बीच में अधिक से अधिक समय देना होगा। तब हमें लगता है कि हम एक बेहतर कल की ओर, जो अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एक नए भारत की जो कल्पना हम करते हैं, क्यों, तो उस तरफ हम बढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि देश किससे बनता है? देश इस देश में रहने वाले इस देशवासियों से बनता है। तो अगर हम सब देशवासी अपनी अपनी जिम्मेदारी का, पर्सनल जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे, तो हमारे एक बेहतर समाज की निर्माण होगा। जब बेहतर समाज का निर्माण होगा तो बेहतर प्रदेश का निर्माण होगा, बेहतर प्रदेश का निर्माण होगा तो बेहतर देश का निर्माण होगा, और मैं समझता हूं वो पूरे विश्व को बेहतर बनाने की ओर एक बहुत बड़ा कदम होगा। जी डॉक्टर अंशुमन, आपका क्या कहना है इस बारे में कि भाई हमारा कल बेहतर कैसे हो, हम कैसे स्वस्थ रहें, कैसे दवाइयों से दूर रहें, डॉक्टरों से ना रहें, क्योंकि डॉक्टरों से जब तक सलाह नहीं लेंगे तो उनसे दूरियां तो कैसे बनाई जा सकती? जी, आज चर्चा का विषय था कल, आज और कल। तो सबसे पहले तो यही समझना जरूरी होगा कि क्या समय बीतता है या हम बीतते हैं। जो हमारा कल था किसी का आज है, जो हमारा आज है किसी का कल होगा, जो हमारा कल होने वाला है किसी का कल हो चुका है। तो ये कल, आज और कल में हम बीतते हैं, समय तो वही है। किसी का कल हमारा आज किसी का कल होगा।
तो ये हमारे लिए हमारे पूरी तरह हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बीते हुए कल हमारी जड़ वहां पे है जिसको आज हम जी रहे हैं, और आने वाले कल के लिए ऐसी जड़ छोड़ के जाएं कि नई पीढ़ी ये कहें कि हमारे पूर्वज ऐसे थे। मैं इतनी ही गुजारिश करूंगा, और आगे की सीरीज में आप देखते रहिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे सूत्र बताए जाएंगे आपको, जिससे कल, आज और कल सनातन शाश्वत चलता ही रहेगा। चलता ही रहेगा। बहुत सही बात कही। और वीरेंद्र जी, आपने भी, जितने पैनलिस्ट थे, यहाँ पे जो आपने, वीरेंद्र जी ने यहाँ पे एक शिक्षा का मुद्दा उठाया था कि आने वाले समय में हम शिक्षा के ऊपर किस तरह से जोर देना चाहिए। तो पता नहीं क्यों हमारी सरकारें, जितनी भी सरकारें आई, इस खास तौर से इस सरकार से मुझे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी कि ये शिक्षा में कुछ ऐसे बदलाव लाएगी कि कम से कम हम अपनी संस्कृति, जो भूली बिसरी संस्कृति है, उसको अपनाएंगे, उसको जानने में मदद करेगी। यानी कि अगर हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें आयुर्वेद को भी डाला जाए, वेदों को भी डाला जाए, यानी कि बेसिक नॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, बेसिक नॉलेज ऑफ वेदास अगर ये डाल दिया जाता है तो मैं समझता हूं हम अपनी संस्कृति से कभी नहीं भटकेंगे, और जो पुरानी चीजों को हम खोते आ रहे हैं उनको शायद हम धीरे धीरे पा लेंगे। नहीं तो आने वाले समय में यही पता लगेगा, हम यही सिर्फ कहते रह जाएंगे ये तो सैकड़ों और हजारों साल पुरानी पद्धति हमारी है, हमने इसका खोज की थी, हमारे ऋषियों ने इसे निकाला था, लेकिन आज अमेरिका ने पेटेंट करा लिया है, तो आज जर्मनी ने पेटेंट करा लिया है, हम सिर्फ हाथ मलते रह जाएंगे। वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बस एक क्लोजिंग रिमार्क 1 सेकंड में ये कहना चाहूंगा कि जो बात आपने रखी है, मुझे लगता है कि समय आ गया है कि हम सरकारों के भरोसे ना रहें, हम अपने घर से इसकी शुरुआत करें। हम अपने घर को ही अपनी सरकार समझें, क्योंकि हर सरकार ने इस फ्रंट पे हमें बहुत जबरदस्त निराशा दी है, और खास तौर से प्रेजेंट में जो हुआ है ये भूलने वाली चीज नहीं है, जहां पर नफरतों के बीज बोए गए हैं। हमें इन सब से ऊपर उठ करके, क्योंकि ये आपका हमारा क्लोजिंग कमेंट है, तो किसी नेगेटिविटी पे नहीं जाना चाहिए, पॉजिटिविटी पे जाना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, हमें सरकारों के भरोसे रहना हो सकता है, बट वो हमारी मजबूरी ना हो। हमें इसको अपने ऊपर खुद ना आत्मनिर्भर होना पड़ेगा और अपने घरों से शुरुआत करनी पड़ेगी, ये मेरा कहना है। घरों में शुरुआत करनी और पड़ेगी, हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। बिल्कुल वीरेंद्र जी, बिल्कुल सही बात है कि हमें घरों में शुरुआत करनी पड़ेगी। वेदों की चर्चा, वेदों की जानकारी हमें अपने घरों तक लानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम अगर नहीं लाएंगे तो जैसे जैसे धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जाएगा, ये सब विलुप्त होता जाएगा और हमें पता भी नहीं होगा, हमारे बच्चों को पता भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, सभी पैनलिस्ट का, जिन्होंने अपना समय दिया और अपना ज्ञान से हमारे दर्शकों को ज्ञानवान बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। थैंक यू वेरी मच।